हेलो बच्चों, आज अपन माइंड मैप सीरीज के सेकंड लेक्चर लेके आए। मेरा मतलब पहले मैंने आज से पहले वर्क पावर एनर्जी का माइंड मैप लिया था, किसी ने नहीं देखा और उसको वर्क पावर एनर्जी में प्रॉब्लम आ रही हो तो आप देख सकते हो। उसमें वो लगभग वन शॉट ही था, उसमें अपन ने सारी बातें कर ली थी। आप पीवाई की उठा के कर सकते हो। आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड का माइंड मैप बच्चों। तो आज अपन कर रहे हैं स्टार्ट मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड का माइंड मैप। बहुत ही शानदार तरीके से जानने की कोशिश करेंगे अपन, ठीक है। अब अपन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। तो सॉलिड में बच्चों एक होता है स्ट्रेस और एक होता है स्ट्रेन। बेटा कई बच्चे गलत प्रिडिक्ट कर लेते हैं। वो ये सोचते हैं कि स्ट्रेस लगाते हैं तो स्ट्रेन आता है। स्ट्रेस आपको पता है फोर्स पर यूनिट एरिया। कौन सा फोर्स कौन सा एरिया ये बात करेंगे। स्ट्रेन बच्चा स्ट्रेन होता है बच्चों चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन अपॉन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। सर चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ बोलो, नहीं, वो बच्चों एक पर्टिकुलर स्ट्रेन हो जाता है, दैट इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो अपने को तीन टाइप के स्ट्रेस पढ़ने हैं, तीन टाइप के स्ट्रेन पढ़ने हैं। स्ट्रेस होगा फोर्स पर यूनिट एरिया, स्ट्रेन होगा चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन अपॉन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। बच्चों मेरा मानना है ये बच्चा न तो चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन को ढंग से समझता है और ना ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को ढंग से समझ पाता है। सर हमें तो पता है, हमें स्ट्रेन में कोई दिक्कत नहीं है, अभी बात करेंगे। स्ट्रेस में सर हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारे को ये भी पता है फोर्स कौन सा होता है और हमें ये भी पता है एरिया कौन सा होता है। बेटा मैं फिर बोल रहा हूं, अभी आपको ढंग से समझने की जरूरत है। तो आ जाओ, स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों की बातें करते हैं। और दिमाग में बच्चे क्या आता है कि आप स्ट्रेस लगाओगे तो स्ट्रेन आएगा, नहीं, हम स्ट्रेन जनरेट करेंगे तो स्ट्रेस जनरेट होगा। सर कैसी बातें कर रहे हो, अभी अभी सारी बातों को एक एक करके देखते हैं। तो बच्चों आप आ जाओ फटाफट से। तो स्ट्रेस, तो बच्चों सबसे पहले इलास्टिसिटी क्या होती है। तो मटेरियल की वो प्रॉपर्टी, इलास्टिसिटी क्या होती है, मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जिससे वो डिफॉर्म करने पर, उसको छोड़ने पर वापस ओरिजिनल शेप में आने की कोशिश करे। तो बच्चों प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच इट ट्राइज टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप, वो अपनी ओरिजिनल शेप को रीगेन करने की कोशिश करे। तो बच्चों ये क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय विच इट ट्राइज टू रीस्टोर इट्स ओरिजिनल शेप, है ना। ऑन रिमूविंग डिफॉर्मिंग फोर्स इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। रिमूविंग फोर्स हटाने पर वो अपनी ओरिजिनल शेप में आने की जो ट्राई करता है, उस प्रॉपर्टी को इलास्टिसिटी बोलते हैं। ओके सर, ठीक है। अच्छा स्ट्रेस क्या होता है बच्चों, तो स्ट्रेस होता है रीस्टोरिंग फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप्ड पर यूनिट एरिया, रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप्ड पर यूनिट एरिया। ओके, इट्स यूनिट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। स्ट्रेस की जो यूनिट होती है बच्चों वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है और उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया। यस सर। तो सर हमारे को बहुत अच्छे से स्ट्रेस समझ में आ गया कि रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया। यस सर। चलो देयर आर थ्री टाइप ऑफ स्ट्रेस। अभी अभी मैं देखूंगा तेरे को कितना स्ट्रेस समझ में आया। यस सर। देयर आर थ्री टाइप ऑफ स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, यस सर, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, यस सर, एंड शियर और टेंजेंशियल स्ट्रेस। बेटा क्या होता है, आपके पास तीन तरीके हैं। एक, किसी भी इलास्टिक मटेरियल को आप लेंथ के लॉन्ग खींचे तो वो हो जाता है बच्चों लॉन्गिट्यूडनल। उसमें बच्चों आप जो फोर्स लगाओगे वो क्रॉस सेक्शनल के परपेंडिकुलर लेना पड़ेगा और फोर्स अपॉन एरिया में जो एरिया लोगे वो परपेंडिकुलर एरिया लेना पड़ेगा। यस सर। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस में बच्चों फोर्स आता है सरफेस के परपेंडिकुलर और एरिया आता है फोर्स का परपेंडिकुलर, क्रॉस सेक्शनल एरिया। अभी दिखाता हूं, है ना। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस में बच्चों डेल एफ अपॉन डेल ए, तो ये प्रेशर बन जाता है डेल पी, ये बन जाता है डेल पी, प्रेशर, चेंज इन प्रेशर, प्रेशर नहीं चेंज इन प्रेशर, प्रेशर अलग है और चेंज इन प्रेशर अलग है, अभी बात करेंगे अपन। यस सर। बेटा हर चीज थ्योरी से क्लियर। और टेंजेंशियल होता है बच्चों, टेंजेंशियल स्ट्रेस में टेंजेंशियल फोर्स अपॉन टेंजेंशियल एरिया। इसको भी अभी एक एग्जांपल से देखेंगे, ऐसे नहीं समझ में आएगा। तो यहां पे आएगा बच्चों टेंजेंशियल फोर्स अपॉन टेंजेंशियल एरिया। यस सर। ये आ जाओ एक एक का एग्जांपल देखते हैं। इधर देखो, इधर देखो बेटा, ये देखो, मैं लॉन्गिट्यूडनल की बात करूं तो ये हो गई अपनी लेंथ, यस सर, है ना। ये हो गई लेंथ बेटा, यस सर। ये हो गया क्रॉस सेक्शनल एरिया, यस सर। ये है वो परपेंडिकुलर एरिया, यस सर, या क्रॉस सेक्शनल एरिया। और आप फोर्स लगाओगे ये, तो ये हो गया बच्चों आपका फोर्स अप्लाइड, ये दिस इज कॉल्ड डिफॉर्मिंग फोर्स। तो एक अंदर फोर्स जनरेट होगा, उसको बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। ओके,
अभी अभी बात करूंगा मैं। और ये हो गया परपेंडिकुलर एरिया। तो बच्चों अंदर जो फोर्स जनरेट होगा उसको बोलूंगा रीस्टोरिंग फोर्स। यस सर। तो यहां पे स्ट्रेस होगा, देखो बेटा थ्योरी यूं रटने से समझ में आती है, फोर्स अपॉन एरिया। यस सर। ऐसे ही वॉल्यूम में चारों तरफ से एक प्रेशर अप्लाई होगा। यस सर। यस सर। ये अब यहां से देखो, यहां से अपन ने बोला ना डेल एफ। यस सर। ये थोड़ा सा फोर्स डेल एफ जो बढ़ाया वो अपॉन डेल ए। यस सर। तो डेल एफ अपॉन डेल ए इज डेल पी, चेंज इन प्रेशर। यस सर। तो यहां से देखो, तो आप जब इस पे फोर्स लगाओगे चारों तरफ से, ये सब तरफ से। यस सर। यस सर। सब तरफ से। यस सर। तो ये है एक्स्ट्रा, क्योंकि बच्चों जो प्रेशर पहले से था एटमॉस्फेयर का, उसमें बॉल का कोई शेप था। अब आपने एक मार्केट से स्पंज की बॉल लाया और उसको दबाया, तो आपने जो एक्स्ट्रा दम लगाया उससे बॉल का वॉल्यूम चेंज होगा। यस सर। तो बच्चों ये एक्स्ट्रा फोर्स है। यस सर। पहले से प्रेशर था ये, तो मैं बोल दूं बच्चों ये आ जाएगा डेल पी, वॉल्यूम स्ट्रेस। ये है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। यस सर। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, ये है वॉल्यूम स्ट्रेस। यस सर। और वो हो जाएगा डेल ए डेल एफ अपॉन डी ए। यस सर। और ये हो जाएगा चेंज इन प्रेशर। यस सर। डेल पी। यस सर। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस जो होता है बच्चों वो होता है चेंज इन प्रेशर या एक्सेस प्रेशर। यस सर। ठीक है। और ऐसा शियर, शियर में बच्चों वो सब टेंजेंशियल क्या है, तो एक बहुत ही बढ़िया डायग्राम बना के देता हूं मैं तेरे को। ये देख, ये जैसे कोई सरफेस है। यस सर। ये यहां से फिक्स कर दिया। ये आपका इरेजर होता ना, इरेजर को पकड़ो और आगे से धक्का दो। ये आपकी ये एरिया है, इसको बोलते हैं टेंजेंशियल एरिया, क्योंकि मैं फोर्स यूं लगा रहा हूं सरफेस के लो। ये टेंजेंशियल फोर्स है। ये टेंजेंशियल फोर्स है। यस सर। तो बच्चों इसकी सरफेस पता कैसी हो जाएगी थोड़ी देर बाद। यस सर। ये तो ये आगे सरक गई है ये थीटा से। यस सर। तो ये वाला एरिया हो गया टेंजेंशियल एरिया। यस सर। ये ऊपर वाली सरफेस का ये, क्योंकि फोर्स इसके अलोंग लग रहा है। यस सर। ये क्लियर है क्या? तो ये हो गया टेंजेंशियल फोर्स और ये टेंजेंशियल एरिया। यस सर। तो यहां से देखो बच्चों, ये आ जाएगा शियरिंग स्ट्रेस और टेंजेंशियल स्ट्रेस। तो ये आ जाएगा टेंजेंशियल फोर्स अपॉन टेंजेंशियल एरिया। सर बहुत अच्छे से समझ में आ गया। ओके। तो कौन सा फोर्स? ये वाला, और एरिया ये। यस सर। अब देखो बच्चों, मैंने कहा ना तो मैंने ये सब चीजें क्या बच्चा ऊपर ऊपर से याद कर लेता है, रीस्टोरिंग फोर्स का वो मतलब ही नहीं समझ पाता है। एक छोटा सा क्वेश्चन ले रहा हूं मैं आपके सामने इस चीज को क्लियर करने के लिए। जैसे एक वायर है, ये अपना इलास्टिक वायर अभी नेचुरल लेंथ में। ओके, दिस इज इन नेचुरल लेंथ। ओके। अब देखो ये जो एरिया है, ये दिस एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया इज 2 mm स्क्वायर। यस सर। और यहां पे मैंने एक फोर्स लगा दिया बच्चों, F बराबर मान लो 10 न्यूटन। अब मैं आपसे पूछता हूं बच्चों, इसमें बताओ, फाइंड आउट लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। फाइंड आउट लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इन वायर। ओके बेटा, कंसेप्ट क्लियर नहीं करोगे तो ऐसा क्या काम का। यस सर। फॉर्मूला रखना थोड़ी है। अब देखो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, तो मैं बोलता हूं बच्चों ये आ जाएगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। एक क्वेश्चन सब क्लियर कर देगा। तो रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया, यहां से अपना चैप्टर स्टार्ट होगा। तो क्या बोल दूं, ये आ जाएगा 10 न्यूटन अपॉन एरिया की वैल्यू परपेंडिकुलर एरिया 2 × 10⁻⁶। यस सर। mm को मीटर स्क्वायर में बदलो तो 1 mm बराबर 10⁻³ मीटर होता, तो यहाँ पे mm स्क्वायर है। तो ये आ जाएगा बच्चों लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस 5 × 10⁻⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। समझ में आ गया बच्चों? कमेंट करो यस सर समझ में आ गया। ओके। तो बच्चों ये है आपके कंसेप्ट। आप लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस को ये लिख देते हो। यस सर। दिस इज रॉन्ग। सर क्या बात कर रहे हो? बिल्कुल सही फॉर्मूला लगाया, फोर्स भी सही लिया सर, परपेंडिकुलर एरिया होता है ये भी सही लिया। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। सर क्यों? बच्चों इसको बोलते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। दिस इज नॉट रीस्टोरिंग फोर्स। ये फोर्स तो आपने लगाया है। अब बच्चा रीस्टोरिंग फोर्स का मतलब ही नहीं समझ पाता है। याद करो स्प्रिंग। क्या एक बात बताओ, आप जब स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में होती, याद है मैंने नेचुरल लेंथ दी थी वायर की, तो इलास्टिक वायर नेचुरल लेंथ में था। आप एक बात बताओ, स्प्रिंग का क्या 100 न्यूटन पर मीटर है और ये नेचुरल लेंथ में। अब आप यहां पे अगर 100 न्यूटन का फोर्स लगा दोगे तो वो फोर्स कोई रीस्टोरिंग फोर्स थोड़ी है, स्प्रिंग के अंदर जनरेटेड फोर्स थोड़ी है। स्प्रिंग में फोर्स तब जनरेट होगा जब इसका लेंथ बढ़ेगा, इसके एटम के मॉलिक्यूल के बीच में सेपरेशन बढ़ेगा, तब जाके अंदर की तरफ एक फोर्स जनरेट करेगा। यस। तो बच्चों हमने जो फोर्स लगाया है अभी
उसको बोलते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स. दिस 100 न्यूटन इज डिफॉर्मिंग फोर्स, नॉट रीस्टोरिंग फोर्स. रीस्टोरिंग फोर्स तो स्प्रिंग के खींचने से जनरेट होगा जो वेरिएबल होता है. यस, तो क्या मैं बोल दूं पहले स्प्रिंग खींचेगी तब अंदर फोर्स जनरेट होगा. यस सर. तो अब समझ में आया, रीस्टोरिंग फोर्स एंड डिफॉर्मिंग फोर्स आर टू डिफरेंट थिंग. यस सर. तो बच्चों दिस इज डिफॉर्मिंग फोर्स, नॉट रीस्टोरिंग फोर्स, नॉट एफ आर. तो एफ आर क्या है, वो जीरो है अभी. यस सर. एफ आर बराबर जीरो एट दिस टाइम, एट नेचुरल लेंथ. यस सर. और वो के एक्स होता है एफ आर बराबर माइनस के एक्स, वो स्प्रिंग के खींचने के साथ बढ़ेगा. यस सर. वो स्प्रिंग के खींचने के साथ बढ़ेगा, एटम का सेपरेशन बढ़ने के साथ बढ़ेगा. यस सर. तो बच्चों रीस्टोरिंग फोर्स अंदर जो आएगा वो जनरेट होगा, वो रीस्टोरिंग फोर्स अभी जीरो है क्योंकि स्प्रिंग ये अपना इलास्टिक वायर नेचुरल लेंथ में. तो बोल दो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इज इक्वल टू ये दिस इज डिफॉर्मिंग फोर्स. दिस इज गलत क्यों हुआ है, दिस इज एफ डी नॉट एफ आर, नॉट एफ आर. ये डिफॉर्मिंग फोर्स है. यस सर. लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन परपेंडिकुलर एरिया, तो रीस्टोरिंग फोर्स जीरो है. यस सर. रीस्टोरिंग फोर्स जीरो है बिकॉज एफ आर बराबर जीरो, बिकॉज नो स्ट्रेन और चेंज इन लेंथ, नो चेंज इन लेंथ in wire, change in length in wire, hence no stress, hence no restoring force is required, no restoring force is generated, force is generated. तो बच्चों वायर के अंदर कोई रीस्टोरिंग फोर्स भी जनरेट नहीं हुआ. क्यों? क्योंकि आपका एटॉमिक सेपरेशन ही नहीं बदला. यस सर. तो सारे एटम इक्विलिब्रियम में, तो यूं समझ लो इलास्टिक वायर के अंदर जितने भी एटम मॉलिक्यूल होते हैं वो एक पर्टिकुलर सेपरेशन पे होते हैं. यस सर. तो अंदर कोई फोर्स भी जनरेट नहीं हुआ. यस सर. चलो आगे. यस सर. तो सर बहुत अच्छे से समझ में आ गया. अब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस में आपको रीस्टोरिंग फोर्स क्या होता है ये समझ में आ गया. यस सर. अब आ जाओ स्ट्रेन. तो स्ट्रेन क्या होता है बच्चों, वही चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन अपॉन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन. ये बता दिया मैंने आपको, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन अपॉन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन. यस. अब ये भी तीन टाइप का होगा. लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन तो वो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ हो जाएगा. यस सर. ये तो ये लॉन्गिट्यूडनल. वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम हो जाएगा. और शियर स्ट्रेन ये टेन थीटा, ये एंगल एक्स बाई एल. यस सर. ये एक्स बाई एल अभी मैंने बताया था ना, वो क्यूब सरक गया था. ये उसी में समझा देता हूं. यस सर. ये हो जाएगा, ये एल है. यस सर. ये और ये एक्स है. यस सर. यस सर. तो यहां पे शियर स्ट्रेन, शियरिंग स्ट्रेन. यस सर. ये आ जाएगा एक्स बाई एल. यस सर. क्लियर है क्या? ओके सर. यस सर. ओके सर. ठीक है. यस सर. ठीक है सर. हाँ. तो एक होता है एलोंग लेंथ. यस सर. इसको बच्चों ये भी बोलते हैं फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ. क्या बोलते हैं बच्चों? शेयरिंग स्ट्रेन को शियर स्ट्रेन और फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ. दिस इज नथिंग बट फ्रैक्शनल चेंज. यस सर. फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ, फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ. यस सर. यस सर. ठीक है. ये ऐसे ये भी फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम है. यस सर. सर ये बातें आप क्यों कर रहे हो? क्योंकि बच्चों जब भी अपने स्ट्रेन देने की बारी आती है तो वो घुमा फिरा के देते हैं, फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ दे देते हैं, कई बार परसेंटेज चेंज दे देते हैं. तो परसेंटेज चेंज और फ्रैक्शनल चेंज में रिलेशन लिख लो. यस सर. ये फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम. यस सर. है ना, यही फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम. यस सर. फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम. यस सर. ये यस सर. ठीक है. अब देखो इधर देखो फ्रैक्शनल चेंज, फ्रैक्शनल याद है आपको? परसेंटेज चेंज इन लेंथ. देखो कैसे परसेंटेज चेंज इन लेंथ अगर मैं लिखूंगा तो कई बार वो ऐसे घुमाते हैं. यस सर. इज परसेंटेज चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू डेल एल अपॉन एल इंटू 100% लिखते हैं. यस सर. ये फ्रैक्शनल चेंज है. यस सर. तो क्या मैं बोल दूं यहां से हैंस फ्रैक्शनल चेंज. ये लेंथ की बात नहीं है, अगर वॉल्यूम भी होगा तो चलेगा. अगर फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम होगा तो dv बाई वी इंटू 100. यस सर. तो फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ या यू लिख दो हैंस डेल एल बाई एल, हैंस डेल एल बाई एल
इज इक्वल टू, कभी भी स्ट्रेन निकालना होगा और परसेंटेज चेंज दिया होगा तो बोल दो परसेंटेज चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ बाय 100 कर दूंगा। यस सर, बाय 100। यस सर, ये आ जाएगा सर। मजा आ गया, मजा आ गया सर। परसेंटेज चेंज इन लेंथ बाय 100 कर देना, तो जब भी परसेंटेज चेंज है 100 का डिवाइड कर दो, फ्रैक्शनल चेंज आ जाएगा, क्योंकि परसेंटेज चेंज होता है 100 में चेंज। अब 100 का डिवाइड कर दो 1 में चेंज आ जाएगा। सर एक एग्जांपल देखो, एक एग्जांपल देखो। इफ परसेंटेज चेंज इन लेंथ of a wire, of a elastic wire due to deforming force, due to FD is 0.01%, then longitudinal strain is equal to what? Yes sir, तो 1 सेकंड में निकाल लूंगा। longitudinal strain इज इक्वल टू डेल एल बाई एल। यस सर, और वो आ जाएगा परसेंटेज चेंज इन वायर, तो बोल दो ये आ जाएगा 0.01 डिवाइड बाय 100। यस सर, इज इक्वल टू 0.0001। खत्म। यस सर, ये आ गया। परसेंटेज चेंज डिवाइड बाय 100 कर दो। यस सर, तो 0.0001। यस सर, खत्म। यस सर, तो जब भी परसेंटेज चेंज 100 का डिवाइड कर दो तो 3 टाइप के स्ट्रेस हो गए, 3 टाइप के स्ट्रेन हो गए। अब बच्चों आ जाओ, हुक्स लॉ क्या होता है और वो कब लगता है, तो इधर देखो एक कर्व बना रहा हूं मैं आपके सामने। यस सर, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। अब देखो बच्चों, तो आपको पता पड़ गया स्ट्रेस जो होता है वो अंदर जनरेटेड रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया होता है। यस सर, अंदर जनरेटेड फोर्स। बाहर जो फोर्स लगाते हैं उसको डिफॉर्मिंग फोर्स बोलते हैं। वो नहीं ले सकते हो, आपका स्ट्रेस ही गलत आ गया। आपने जो कैलकुलेट करा 10/2 इंटू 10⁻⁻⁶, दैट वाज रॉन्ग। तो बच्चों अंदर जनरेटेड फोर्स लेना होता है। यस सर, तो अब आ जाओ स्ट्रेस स्ट्रेन कर समझते हैं। तो पहले हम डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएंगे। सुनो, किसी भी इलास्टिक मटेरियल पर पहले हम फोर्स लगाते हैं बाहर से, फिर उसका सेपरेशन बदलता है, और जैसे ही एटम का सेपरेशन बदलता है वो स्प्रिंग की तरह बिहेव करता है और अंदर एक फोर्स जनरेट हो जाता है, जिस फोर्स से वो वापस आना चाहता है। यस सर, तो यहां से देखो, तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, स्ट्रेन कर्व। यस सर, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ओके, तो ये देखो, ये एक्स एक्सिस, ये सॉरी स्ट्रेन। यस सर, यहां से ये स्ट्रेस। यस सर, ये स्ट्रेस। तो बताओ पहले स्ट्रेस आएगा या स्ट्रेन? पहले स्ट्रेन आएगा। कैसे आएगा? डिफॉर्मिंग फोर्स से। आप लगाओगे डिफॉर्मिंग फोर्स, एटम का सेपरेशन बदलेगा, फिर अंदर फोर्स जनरेट होगा। कितना जनरेट होगा? जितना ज्यादा चेंजेस करोगे, स्प्रिंग को जितना खींचते अंदर फोर्स जनरेट होता है। यस सर। सर आप बार बार स्प्रिंग की बात क्यों कर रहे हो? अरे इलास्टिक वायर इज नथिंग बट स्प्रिंग। यस सर, वो भी स्प्रिंग भी तो इलास्टिक। यस सर। तो क्या मैं बोल दूं बच्चों, शुरू में ये जो कर्व चलता है वो ऐसे चलता है। यस सर, स्ट्रेस और स्ट्रेन प्रोपोर्शनल होते हैं। यस सर, शुरू में स्ट्रेस स्ट्रेन प्रोपोर्शनल होते हैं। आपने जैसे ही डिफॉर्मिंग फोर्स को देखो 10 न्यूटन रबर लिया, रबर अपना जो नोटों पे लगाने का रबर होता है उसको बीच में काटा, 10 न्यूटन पे वो 0.1 mm खिंच गया, 20 न्यूटन पे 0.2 mm, 30 न्यूटन पे 0.3 mm। तो क्या मैं बोल दूं शुरू में 10 न्यूटन पे 0.1 mm, 20 न्यूटन पे 0.2 mm, और मैं बोल दूं जैसे जैसे फोर्स बढ़ेगा डिफॉर्मिंग फोर्स तो 0.1 mm खिंच के रुक गया। तो जब मैंने 10 न्यूटन लगाया और वो 0.1 mm खिंच गया तो बोल दूं अंदर भी रीस्टोरिंग फोर्स 10 न्यूटन जनरेट हो गया, तभी तो रुक गया। तो बाहर वाला फोर्स 10, अंदर भी 10 जनरेट हो गया। तो क्या बोल दूं एक पर्टिकुलर स्ट्रेस जिसमें फोर्स 10 न्यूटन है डिवाइड बाय एरिया पर 0.1 mm का इलोंगेशन आया, यानी कि कुछ स्ट्रेन आया। तो मैं बोल दूं जैसे ही मैंने डिफॉर्मिंग फोर्स को 10 से 20 कर दिया तो अंदर भी फोर्स 20 जनरेट होने में मैं बोल दूं वायर 0.2 mm यानी कि डबल खिंच गया, यानी कि डबल स्ट्रेन आ गया। तो बोल दूं शुरू में स्ट्रेस और स्ट्रेन प्रोपोर्शनल है। आपने डिफॉर्मिंग फोर्स डबल करा तो अंदर स्ट्रेन डबल हुआ, स्ट्रेन डबल हुआ तो स्ट्रेस डबल हुआ। तो क्या मैं बोल दूं स्ट्रेन डबल करने से स्ट्रेस डबल हो गया, स्ट्रेन ट्रिपल करने से स्ट्रेस ट्रिपल हो गया। लेकिन ऐसा 30 न्यूटन तक हुआ मान लो। अब 40 कर दिया तो अंदर 3 से 3.5 mm भी हुआ वायर, 3 mm से 3.5 ही हुआ, या समझ लो 4.5 हो गया। तो क्या मैं बोल दूं अब प्रोपोर्शनलिटी खत्म हो गई। यस सर। तो एक पर्टिकुलर वैल्यू तक स्ट्रेस स्ट्रेन प्रोपोर्शनल है, एक पर्टिकुलर वैल्यू तक आप स्ट्रेन को डबल करते थे स्ट्रेस डबल हो जाता था, स्ट्रेन को 3 टाइम्स करते थे स्ट्रेस 3 टाइम्स हो जाता था।
10.1, 20.2, 30.3, पर 40 पे 0.3 नहीं, 0.35 हो गया, 0.4 नहीं हुआ, 10 पे 0.1, 20 पे 0.2, 30 पे 0.3, 40 पे 0.4 नहीं, 0.35 हो गया। तो क्या मैं बोल दूं बच्चों, शुरू में तो प्रोपोर्शनल चला एक पर्टिकुलर वैल्यू तक, स्ट्रेन स्ट्रेस, उसके बाद बच्चों थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। यस सर, ये थोड़ा कर्व साफ साफ बना रहा हूं। यस, इसको मैं पॉइंट ए बोल रहा हूं, इसको मैं पॉइंट बी बोल रहा हूं। पॉइंट ए तक देखो दोनों लाइन स्ट्रेट है, प्रोपोर्शनल चला स्ट्रेन स्ट्रेस, स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल चला, जितना स्ट्रेन अंदर आया उतना स्ट्रेस जनरेट हुआ प्रोपोर्शनल में। यस सर, उसके बाद प्रोपोर्शनलिटी छूट गई, यहां से यहां प्रोपोर्शनल नहीं है। फिर सर अब सुनो, आप वायर को 10.1, 20.2, 30.3 छोड़ा तो वापस ओरिजिनल शेप में आ गया। सर 40 पे 3.5 हो गया, यानी कि 0.35 हो गया, 0.1, 0.2, 0.3 और फिर 0.35, तो 40 लगाया 0.35 हो गया। सर आप छोड़ोगे तो क्या वापस नहीं आएगा? आया। तो क्या मैं बोल दूं, यहां पर छोड़ने पर भी ओरिजिनल शेप में आया और बी पॉइंट पर छोड़ने पर भी ओरिजिनल शेप में आया। क्या मतलब, इलास्टिसिटी तो बी पर भी मेंटेन्ड है, ए पर भी इलास्टिक रहा वायर, बी तक भी इलास्टिक रहा, तो बी, ए से बी के बीच में इलास्टिसिटी छोड़ी नहीं है। तो सर अंतर क्या आया? प्रोपोर्शनलिटी छोड़ दी, प्रोपोर्शनल नहीं रहा, स्ट्रेस जनरेटेड स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल नहीं रहा। ए पॉइंट तक दोनों प्रोपोर्शनल थे, स्ट्रेन बढ़ता था तो प्रोपोर्शनलिटी से स्ट्रेस भी बढ़ता था। ए से लेके बी तक आपने स्ट्रेन को 0.3 से 0.35 कर दिया, 0.4 की बजाय 0.35 करा, तो भी स्ट्रेस आपका या 0.3 से 0.4 कर दिया तो स्ट्रेस आपका 30 से 40 नहीं, 30 से 35 ही हुआ। 0.1 10, 0.2 20, 0.3 30, 0.4 30 से 40 की बजाय 35 ही हुआ, कम बढ़ा। यस सर, ये कम बढ़ा, इस बार ये कम बढ़ा। यस सर, तो मैं बोल दूं लेकिन छोड़ने पर ओरिजिनल शेप में आया, तो बी तक इलास्टिक है वायर। यस सर, तो इसको बोलते हैं बच्चों प्रोपोर्शनलिटी लिमिट। क्या बोलते हैं इसको? ए तक प्रोपोर्शनलिटी लिमिट, और मैं बोल दूं बी तक इलास्टिक है। यस सर, लेकिन आपने और बढ़ाया तो वो अब आप वापिस नहीं आया, जैसे सी पॉइंट है। यस सर, है ना, ये यहां पे डी पॉइंट है। यस, ये अब आपने सी पे छोड़ा, बी के बाद छोड़ा, तो मैं एक बी पे लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। यस सर, ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी। यस सर, ये बी पर एक लाइन ड्रॉ कर दी। यस सर, तो बी के लेफ्ट साइड में इलास्टिक रीजन है। यस सर, दिस इज कॉल्ड इलास्टिक रीजन। यस सर, दिस इज इलास्टिक रीजन। यस सर, ये यहां पर इलास्टिसिटी मेंटेन्ड है। यस सर, लेकिन बी से सी, अब आप सी पर छोड़ते हो वायर को तो वो ओरिजिनल शेप में नहीं आके थोड़ा सा डिफॉर्म रह जाता है, उसके अंदर थोड़ा सा परमानेंट स्ट्रेन रह जाता है, इसको बोलते हैं परमानेंट सेट। यस सर, परमानेंट सेट। यस सर, ये परमानेंट स्ट्रेन रह जाता है। यस सर, ये परमानेंट सेट। क्या बोलते हैं इसको? परमानेंट सेट। यस सर, परमानेंट सेट। ठीक है ये। अच्छा, और आप बढ़ाते रहते हो तो बच्चों एक पॉइंट पर जाके टूट जाता है, इसको बोलते हैं फ्रैक्चर पॉइंट। यस सर, ये। अच्छा, अब यहां मैं बोल दूं बी के बाद परमानेंट डिफॉर्मेशन रहने लग गया तो मैं बोल दूं जब तक टूटेगा नहीं परमानेंट डिफॉर्मेशन आता रहेगा। यस सर, तो बच्चों इसको बोलते हैं, इस पूरे टूटने से पहले के रीजन को बोलते हैं प्लास्टिक रीजन। दिस इज कॉल्ड प्लास्टिक रीजन। यस सर, वो था इलास्टिक रीजन, ये है प्लास्टिक रीजन। यस सर, प्लास्टिक रीजन। क्या मैं बोल दूं बच्चों, आपका परमानेंट स्ट्रेस आना चालू हो गया, स्ट्रेन, प्लास्टिक रीजन, आपका परमानेंट स्ट्रेन आना चालू हो गया। कब? बी के इधर की तरफ। सी पे छोड़ते हो थोड़ा डिफॉर्म, याद है आप नोटों की गड्डी पे रबर लगाते हो तो रबर का मुंह खुला का खुला रह जाता है। यस सर, तो डी तक ऐसा हो रहा है, डी पर वो टूट जाता है। तो मैं बोल दूं बी से लेकर डी के बीच में जितना बड़ा रीजन होगा उतना आप फैला पाओगे। जैसे गोल्ड, पता गोल्ड कितना इलास्टिक होता है? आप 1 ग्राम गोल्ड लोगे तो वो 2-5 किलोमीटर तक खींच के तार बन जाता है। गोल्ड इतना ज्यादा प्लास्टिक मटेरियल होता है, आप खींचो तो उसका तार तगड़ा बन जाता है, वो खींच जाता है, तभी तो उसके ऑर्नामेंट्स बन जाते हैं। यस सर, तो इसको बोलते हैं डक्टाइल मटेरियल। जितना प्लास्टिक रीजन बड़ा होगा, अगर ये लार्ज होगा,
अगर ये प्लास्टिक रीजन लार्ज होगा तो उनको बोलते हैं डक्टाइल मटेरियल, डक्टाइल, यस सर। और अगर ये स्मॉल होगा, यस सर, स्मॉल, तो उसको बोलते हैं ब्रिटल मटेरियल, ए ब्रिटल मटेरियल, यस सर। ये देखो, ए ब्रिटल मटेरियल, यस सर। जितना रीजन पतला होगा उनको बोलते हैं बच्चों ब्रिटल मटेरियल, ये डक्टाइल और ब्रिटल मटेरियल, यस सर, ब्रिटल मटेरियल, ब्रिटल, यस सर। तो डक्टाइल मटेरियल, तो जितना लार्ज प्लास्टिक रीजन होता है उतना आप उसको डक्टाइल मटेरियल होता है उतना खींच सकते हो, उतना एक टीन शेड के चद्दर वगैरह बनाने हो तो जितना डक्टाइल मटेरियल होता है उसको हम फैला के प्लास्टिसिटी उसकी यूज कर सकते हैं, टीन शेड बना सकते हैं, खींच के तार बना सकते हैं, पतला ऑर्नामेंट्स बना सकते हैं। गोल्ड बढ़िया डक्टाइल मटेरियल है, यस सर। ब्रिटल मटेरियल थोड़ा सा भी खींचोगे जल्दी से टूट जाता है, ये रीजन छोटा होता है। क्या मतलब, जैसे वो अपनी इलास्टिसिटी को पार करता है थोड़ा सा चेंज करते हो फट से फ्रैक्चर हो जाता है उसका, यस सर। जैसे चौक, एक चौक का या पेन चौक, चौक को जैसे ही टेढ़ा करोगे वो फट टूट जाएगी। एक एग्जांपल ले रहा हूं, तो ब्रिटल मटेरियल है, आप उसको फैला नहीं पा रहे हो, यस सर। ओके सर, तो ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, तो इसकी कुछ स्पेशलिटी है। ये कर्व था थोड़ा छोटा दिख रहा था इसलिए मैंने बड़ा बना दिया, बाकी इसमें सब कुछ है, ठीक है। तो बच्चों मैं बोल दूं हुक्स लिमिट क्या है, हुक्स लॉ, विद इन प्रोपोर्शनलिटी लिमिट। सर प्रोपोर्शनलिटी लिमिट क्या है, जहां पर इलास्टिक भी है मटेरियल और स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल था। स्ट्रेस बाद में आता है, स्ट्रेन पहले आता है, स्ट्रेन आता है डिफॉर्मिंग फोर्स पे और स्ट्रेस आता है स्ट्रेन से, यस सर। तो विद इन प्रोपोर्शनलिटी लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। जो अंदर जनरेटेड स्ट्रेस होता है वो स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होता है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यस, ये यहां स्ट्रेस होगा, यस सर, ये स्ट्रेस, ओके सर। सर ये छोटी मोटी गलतियां तो हम ही सुधार लेंगे, यस सर। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, यस सर। और वो जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है उसको बोलते हैं इलास्टिक कांस्टेंट। ये देखो यहां से आएगा स्ट्रेस is equal to elastic constant into strain, yes sir, this is proportional is called ये तो E बराबर आ गया स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। आपको पता होगा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन अलग अलग टाइप के इलास्टिक कांस्टेंट होते हैं। अगर लॉन्गिट्यूडनल की बात करूंगा तो उसको यंग मॉडुलस बोलते हैं, वॉल्यूमेट्रिक की बात करूंगा तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को बल्क मॉडुलस बोलते हैं। और अगर शियरिंग स्ट्रेस अपॉन शियरिंग स्ट्रेन की बात करूंगा तो उसको बोलते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या शियरिंग स्ट्रेस, शियरिंग मॉडुलस, शियरिंग मॉडुलस, यस सर। तो शियरिंग मॉडुलस, यस सर। तो क्या मैं बोल दूं बच्चों, दिस इज कॉल्ड, दिस इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, दिस इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, constant, yes sir, called elastic, called modulus of elasticity, modulus of elasticity, yes sir, elasticity, yes sir। इसको मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, यस सर। ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व मैंने समझा ही दिया आपको, यस सर। अब अपन देख लेते बच्चों, इधर देखो क्या क्या स्पेशल पॉइंट है इसके। तो बोल दो बच्चों, पॉइंट ए अप टू विच हुक्स लॉ इज वैलिड इज कॉल्ड प्रोपोर्शनलिटी लिमिट, प्रोपोर्शनल लिमिट, यस। जहां तक हुक्स लो, तो आप ये जो पढ़ते हो ना यंग मॉडुलस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, स्ट्रेस और स्ट्रेन के रेशो को मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं। अगर वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का रेशो है तो उसको यंग्स मॉडुलस बोलते हैं। वही वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का रेशो है तो उसको बल्क मॉडुलस बोलते हैं। तो ये आप जो भी पढ़ते हो ना वो सब हुक्स लॉ तक ही लिमिट है, वैलिड है, प्रोपोर्शनलिटी लिमिट तक ही वैलिड है, उसके बाद नहीं है, यस सर। पॉइंट बी को बोलते हैं इलास्टिक लिमिट, पॉइंट बी इज कॉल्ड इलास्टिक लिमिट क्योंकि वहां तक मटेरियल इलास्टिक है, यस सर। अब देखो द रीजन ऑफ ग्राफ फ्रॉम ओ टू बी इज कॉल्ड इलास्टिक रीजन, हाँ बता दिया मैंने। ओ से बी वाले रीजन को इलास्टिक रीजन बोलते हैं। ये देखो ये ओ है, ये ओ से बी, ये ओ, ये ओ से बी, ये इलास्टिक रीजन है, ये बता तो दिया है, यस सर, ठीक है। फिर बी से सी, यस सर, ओ से बी, यस सर। फिर बी टू डी को बोलते हैं प्लास्टिक रीजन, फ्रैक्चर नहीं आता तब तक को प्लास्टिक रीजन। ये देखो बी से डी को बोलते हैं प्लास्टिक रीजन क्योंकि डी के बाद तो फ्रैक्चर हो गया, यस सर। द मटेरियल फॉर विच प्लास्टिक रीजन इज स्मॉल इज कॉल्ड ब्रिटल मटेरियल, यस सर। एंड मटेरियल फॉर विच प्लास्टिक रीजन इज लार्ज इज कॉल्ड डक्टाइल मटेरियल। तो डक्टाइल मटेरियल का एग्जांपल लिख लो, लाइक गोल्ड, लाइक गोल्ड, यस सर, लाइक गोल्ड, यस सर। 1 ग्राम गोल्ड 2-4 किलोमीटर लंबा तार बना देते हैं उसका, यस सर, इतना डक्टाइल है, यस सर। द स्लोप ऑफ ग्राफ फ्रॉम ओ टू ए इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये देखो इस ग्राफ में जो ओ से लेके ए तक की जो स्लोप है, यहां तक की, ये देखो एक लाइन और खींच रहा हूं मैं, ये एक लाइन और खींच रहा हूं रेड कलर की, यस सर।
ये ए, इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी लिमिट। ए इधर देखो, ये दिस इज प्रोपोर्शनलिटी लिमिट। यस सर। ये स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। यस सर। ये हुक्स लॉ है। यस सर। और ये जो स्लोप है ये थीटा। यस सर, ये थीटा, ये टेन थीटा। तो टेन थीटा ए स्लोप ऑफ दिस, स्लोप ऑफ अप टू पॉइंट ए, पॉइंट ए मैं बोल दू स्लोप टेन थीटा इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ए ई इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। यस सर, इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। यस सर, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन देखो ग्राफ में, इज इक्वल टू ई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यस सर, ये है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। सर मजा आ गया सर। तो बच्चों कभी भी स्ट्रेस स्ट्रेन कर दिया हो तो उसकी स्लोप ले लेना। अगर वाई एक्सिस पे स्ट्रेस है तो वाई एक्सिस पर स्ट्रेस है तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन की स्लोप ले लेना, तो वो आपका ई आ जाएगा। लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेन है तो यंग मॉडुलस आ जाएगा। यस सर। अब इस पे क्वेश्चन देखते हैं। यस सर। तो बच्चों अभी तक जो बातें देखी उस पे क्वेश्चन देखते हैं। और मैं बोल दूं बच्चों, ये देखो ए लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ये यंग मॉडुलस हो जाएगा। नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन नॉर्मल स्ट्रेन बल्क मॉडुलस हो जाएगा। ये देखो ए वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बल्क मॉडुलस हो जाएगा। तो उसका फॉर्मूला ये बन गया। सर माइनस क्यों आया? इधर देखो, यहां से माइनस क्यों आया? इधर देख, ये सर माइनस क्यों लिखा? क्योंकि बच्चों अगर देखो आप प्रेशर बढ़ाते हो, इधर देखो ये बॉल है, इस पे आप अगर प्रेशर बढ़ाते हो, एक्स्ट्रा प्रेशर बढ़ाते हो तो बोल दो इसका वॉल्यूम घट जाएगा। यस सर। तो बच्चों हम प्रेशर बढ़ाते तो वॉल्यूम डिक्रीज होता है। तो बच्चों आपने डेल पी को पॉजिटिव रखा है तो बोल दो डेल वी बाई वी नेगेटिव होगा। यस सर। अगर आप डेल पी को पॉजिटिव रखते हो, आप प्रेशर लगाते हो तो मैं बोल दूं डेल वी बाई वी नेगेटिव होगा। तो एक चीज पॉजिटिव होगी, प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम घटेगा, बॉल दबेगी, और बॉल दबेगी तो डेल वी बाई वी नेगेटिव होगा। पर बल्क मॉडुलस पॉजिटिव लाना तो एक माइनस आप लगा दो। यस सर। बड़े बड़े हिल स्टेशन पे जाओगे, माउंटेन पे जाओगे तो मैं बोल दूं वहां पे प्रेशर घटेगा तो डेल पी घटेगा, बाहर वाला प्रेशर घटेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। तो डेल वी बाई वी पॉजिटिव होगा और डेल पी नेगेटिव होगा, तो डेल पी नेगेटिव आ जाएगा। यस सर। तो फिर वहां पे एक माइनस आपको लगाना पड़ेगा। यस सर। शेयरिंग मॉडुलस ये होता है, ये शेयरिंग स्ट्रेस अपॉन, यहां पे आ जाओ शेयरिंग मॉडुलस। तो शेयरिंग मॉडुलस तो बोल दो शेयरिंग स्ट्रेस अपॉन शेयरिंग स्ट्रेन। ये ठीक है, ये ज्यादा रामायण लिखने की जरूरत नहीं है। यस सर। यस सर। ये 10 फाइव नीचे आता है वैसे 10 फाइव, तो उसको लगभग 5 लिख दो, ये 10 फाइव। यस सर। 10 फाइव। यस सर। 10 फाइव। यस। या 10 थीटा लिख दो, अपन ने अगर थीटा लिखा था तो। यस सर। 10 थीटा लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यस सर। 10 थीटा लिख दो, कोई फर्क नहीं। यस सर। 10 थीटा। यस 10 थीटा, ये थीटा आ जाएगा। यस क्लियर है क्या? ओके सर। 10 थीटा, ये थीटा, ये और एक्स बाई एल और थीटा बराबर एक्स बाई एल लिख दिया था पहले ही मैंने। यस सर। ये क्लियर है क्या? यस सर। तो यहां पे आ जाएगा ए, इधर देखो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन ए, ये है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। यस सर। मजा आ गया सर। ये तो बच्चों ये फॉर्मूला बन गया अलग अलग। यस सर। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के रेशियो को यंग मॉडुलस बोलते हैं, बल्क वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के रेशियो को बल्क मॉडुलस बोलते हैं, और शेयरिंग स्ट्रेस अपॉन शेयरिंग स्ट्रेन के रेशियो को क्या बोलते हैं? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या शेयरिंग मॉडुलस। ओके, ये टी ये टेंजेंशियल कर दो। यस सर। यहाँ फोर्स टेंजेंशियल होता है। यस सर। एरिया भी टेंजेंशियल। यस सर। कंप्रेसिबिलिटी ए 1/a, कंप्रेसिबिलिटी के से लिखते हैं, कंप्रेसिबिलिटी के। यस सर। तो बल्क मॉडुलस के उल्टे को इनवर्स ऑफ बल्क मॉडुलस इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी। यस सर। ओके ठीक है। इन सब का जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, इनका डायमेंशनल फॉर्मूला और यूनिट क्या होती है बच्चों? यूनिट वहीं लिख देते हैं, यूनिट ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये देखो वहां जहां प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लिखा था ना। यस सर। इट्स यूनिट, यहां लिख दो इट्स यूनिट इज, तो मतलब तो स्ट्रेन तो यूनिटलेस होता है, तो मतलब तो इसकी यूनिट वही होगी जो स्ट्रेस की है, इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यस सर। एंड डायमेंशनल फॉर्मूला इज m1 L-1
T-2, यस सर। ए फोर्स का M1 L1 होता है, ये -2, यस सर। ये तो बच्चों डायमेंशनल फॉर्मूला और यूनिट तो सबकी याद अपने आप ही निकाल लोगे, यस सर। स्ट्रेन की यूनिट लिखोगे तो डायमेंशन लेस होता है। ए स्ट्रेन की यूनिट लिखोगे तो डायमेंशन लेस होता है, यस सर। स्ट्रेन तो बोल दो डायमेंशन लेस। ए इट्स यूनिट it is unitless, and dimensionless, unitless and dimensionless, and dimensionless, yes sir। ये यूनिटलेस और डायमेंशनलेस, यस सर। ये यूनिटलेस और डायमेंशनलेस, यस सर। क्लियर है क्या? ओके ठीक है सर। अब देखो, अब अपन इस पे छोटे मोटे क्वेश्चन करते हैं। पहले अपन बल्क मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी पे क्वेश्चन करेंगे। क्यों? क्योंकि बहुत इजी है। एक क्वेश्चन से दोनों देख लेते हैं। आ जाओ मेरे बच्चे, एक क्वेश्चन से दोनों चीज देखते हैं पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। यस सर। ये देखो, अच्छा ये यंग मॉडुलस, एक मिनट रुक जाओ। यस सर, एक मिनट। ये देखो, पहले एक बात बताओ, यंग मॉडुलस होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लेंथ के लॉन्ग। तो बच्चों क्या लिक्विड और गैस की लेंथ डिफाइंड होती है? नहीं सर। तो बच्चों लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इज ओनली डिफाइंड फॉर सॉलिड्स। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस सिर्फ सॉलिड के लिए डिफाइंड होता है। ये थियोरेटिकल क्वेश्चन। हाँ, बल्क मॉडुलस जिसमें चेंज इन वॉल्यूम, जिसमें फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम होता है स्ट्रेन, और बच्चों प्रेशर, चेंज इन प्रेशर होता है स्ट्रेस, वो सॉलिड लिक्विड गैस सबके लिए डिफाइंड होता है। क्यों? क्योंकि आप सॉलिड को भी प्रेशर लगा के उसका वॉल्यूम चेंज कर सकते हो, लिक्विड का भी और गैस का भी। गैस में तो धमाधम पिस्टन दबाते ही हो आप, तो गैस का वॉल्यूम तो बहुत जबरदस्त चेंज होता है। आप V से V/2 कर देते हो वॉल्यूम दबा के, यस सर। तो क्योंकि गैस के बीच में स्पेस बहुत ज्यादा होता है, गैसियस मॉलिक्यूल के बीच में स्पेस बहुत है जिसको आप कंप्रेस कर सकते हो। सॉलिड के बीच में स्पेस कम है तो थोड़ा सा स्ट्रेन आता है, यस सर। तो क्या मैं बोलता हूं बच्चों, बल्क मॉडुलस सॉलिड लिक्विड गैस सबके लिए डिफाइंड है, लेकिन यंग मॉडुलस सिर्फ और सिर्फ सॉलिड के लिए डिफाइंड है। क्यों? क्योंकि लेंथ के अलोंग चेंज सिर्फ सॉलिड में ही कर सकता हूं, यस सर। जितनी रिजिड बॉडी होती है उतना चेंज इन लेंथ या चेंज इन वॉल्यूम बहुत कम होता है। तो बच्चों हम ये बोलते हैं परफेक्ट रिजिड बॉडी जो होती है उसका आप कितना ही स्ट्रेस जनरेट कर लो या कितना ही डिफॉर्मिंग फोर्स लगा लो, मैं बोल दूं स्ट्रेन ही नहीं आएगा। तो बच्चों मैं बोल दूं कितना ही डिफॉर्मिंग फोर्स लगा लो, स्ट्रेन ही नहीं आएगा। इसीलिए हम बोलते हैं परफेक्ट रिजिड बॉडी में स्ट्रेन, चाहे वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हो, चाहे वो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो, जीरो होता है। इसीलिए हम बोलते हैं परफेक्ट रिजिड बॉडी का यंग मॉडुलस इनफाइनाइट होता है, और परफेक्ट रिजिड बॉडी का बल्क मॉडुलस भी इनफाइनाइट होता है, क्योंकि नो चेंज इन वॉल्यूम, नो चेंज इन लेंथ। तो डेल V बाई V भी जीरो होता है और डेल L बाई L भी जीरो होता है फॉर परफेक्ट रिजिड बॉडी। तो इसीलिए उनके यंग मॉडुलस और बल्क मॉडुलस इनफाइनाइट होते हैं, यस सर। अच्छा, स्टील ज्यादा रिजिड है किससे? रबर से। इसीलिए अपन बोलते हैं स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर, यस सर। आ जाओ, ये सब लिखे हुए इधर देख, यस सर। ये स्पेशल पॉइंट तो बोल दो की पॉइंट्स। ये देखो की पॉइंट्स, यहां लिखो की पॉइंट्स किसके लिए? यस सर, की पॉइंट्स फॉर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। एक ले रहा हूं मैं बल्क यंग मॉडुलस, तो यंग मॉडुलस के पॉइंट ले रहा हूं, और फिर बल्क मॉडुलस, यस सर। आपको पता है यंग मॉडुलस अलग है, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी, यंग मॉडुलस बल्क मॉडुलस अलग अलग मटेरियल के यंग मॉडुलस बल्क मॉडुलस अलग अलग होते हैं। अलग अलग मटेरियल, जैसे बल्क को छोड़ दो, यंग मॉडुलस अलग अलग मटेरियल का अलग अलग होता है, यस सर। मटेरियल टू मटेरियल वेरी करता है, पर बच्चों डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करता है। आपने अगर किसी वायर की लेंथ डबल कर दी और अगर वो वायर कॉपर का कॉपर ही है तो यंग मॉडुलस चेंज नहीं होगा, यस सर। एरिया डबल कर दिया, यंग मॉडुलस वही रहेगा। हाँ, कॉपर से आप सिल्वर पे चले गए, गोल्ड पे चले गए तो यंग मॉडुलस बदल जाएगा। मटेरियल बदलने पे बदलता है। हाँ, टेम्परेचर बढ़ाने के साथ यंग मॉडुलस घटता है, टेम्परेचर बढ़ाने के साथ यंग मॉडुलस घटता है, उसकी इलास्टिसिटी, यस सर, घटती है। तो क्या बोल दो बच्चों, वाई डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल, नॉट ऑन डायमेंशंस। आप डायमेंशन बदल लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल, यस सर। डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल, यस सर, नॉट ऑन डायमेंशंस, यस सर। अच्छा, यंग मॉडुलस इज डिफाइंड ओनली फॉर सॉलिड, नॉट फॉर लिक्विड एंड गैस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिफाइंड ओनली फॉर सॉलिड, यस सर। डिफाइंड ओनली फॉर सॉलिड, यस सर। यहां से देखो, यंग मॉडुलस डिफाइंड ओनली फॉर सॉलिड, यस सर। ये देख, यंग मॉडुलस डिफाइंड ओनली फॉर सॉलिड, यस सर, नॉट फॉर लिक्विड एंड गैस, नॉट फॉर लिक्विड एंड गैस। ध्यान रखना, लिक्विड और गैस के लिए डिफाइंड नहीं होता है।
लेकिन बल्क मॉडुलस बच्चों तीनों के लिए डिफाइंड होता है। बल्क मॉडुलस इज डिफाइंड फॉर ऑल सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। यस सर। सबसे ज्यादा बल्क मॉडुलस किसका होगा? जिसमें वॉल्यूम चेंज सबसे कम होगा, वो है सॉलिड। तो बल्क मॉडुलस सबसे ज्यादा सॉलिड के लिए होता है, फिर लिक्विड और सबसे कम गैस का। बल्क मॉडुलस सबसे कम गैसेस के लिए होता है। क्यों? क्योंकि उसमें वॉल्यूम चेंज बहुत ज्यादा आ जाता है, डेल वी बाई वी बहुत ज्यादा आ जाता है, और बल्क मॉडुलस में डेल वी बाई वी नीचे होता है। तो आप सेम प्रेशर बढ़ाओ, सॉलिड पे बढ़ाओ, लिक्विड पे बढ़ाओ, गैस पे, तो बल्क आप तीनों चीजों पे, एक गैसियस सिस्टम, एक लिक्विड का सिस्टम और एक सॉलिड, तीनों पे प्रेशर बढ़ाओ, चेंज इन प्रेशर करो। सेम चेंज इन प्रेशर पे सबसे ज्यादा चेंज इन वॉल्यूम गैसेस में आएगा। तो गैसेस का चेंज इन वॉल्यूम ज्यादा होता है, इसलिए बल्क मॉडुलस सबसे कम होता है। परफेक्ट रिजिड बॉडी के लिए, परफेक्ट रिजिड बॉडी के लिए यंग मॉडुलस भी इनफाइनाइट होता है और बल्क मॉडुलस भी इनफाइनाइट होता है। सर मजा आ गया। परफेक्ट रिजिड बॉडी के लिए यंग मॉडुलस और बल्क मॉडुलस दोनों इनफाइनाइट होते हैं। क्यों? क्योंकि चेंज इन लेंथ जीरो। यस सर। यहां पे चेंज इन वॉल्यूम जीरो। यस सर। रीजन भी लिख रहा हूं, ये थियोरेटिकल क्वेश्चन, शानदार शानदार। यस सर। अच्छा, लार्जर द वैल्यू ऑफ वाई, लार्जर द वैल्यू ऑफ यंग मॉडुलस ऑफ मटेरियल, मोर विल बी द इलास्टिसिटी। जैसे स्टील का वाई ज्यादा होता है रबर से, इसीलिए स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। यस सर, ध्यान रखना, स्टील रबर से ज्यादा इलास्टिक होती है। हम गलती से रबर को इलास्टिक मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमने ज्यादातर इलास्टिक चीजों में रबर ही देखा है, पर स्टील ज्यादा इलास्टिक है। यस सर। सर इन पर थोड़े बहुत क्वेश्चन बताओ ना। यस सर, यस सर, यस सर। थोड़े से क्वेश्चन देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। आ जाओ एक एक करके, एक एक करके। यस सर, धक्का मुक्की नहीं। ओके, ये देखो, थोड़ा सा क्वेश्चनों से चीजें क्लियर करते हैं थ्योरी को। इफ यंग मॉडुलस ऑफ ए मटेरियल ऑफ लेंथ एल एंड रेडियस आर इज वाई, ठीक है, एक एल लेंथ और आर रेडियस के मटेरियल का यंग मॉडुलस वाई है। इफ लेंथ इज रिड्यूस टू एल बाई टू, यस सर, लेंथ को आधी कर दी, एंड radius is r by 2, yes sir, then young's modulus will be। अब देखो बेवकूफ बना दिया, लेंथ आधी कर दी, रेडियस आधी कर दी, यंग मॉडुलस सेम रहेगा। ये सेम रहेगा। डजंट डिपेंड अपॉन डायमेंशन, डजंट डिपेंड अपॉन डायमेंशन, अपॉन डायमेंशन। यस सर। मटेरियल सेम है, मटेरियल सेम, hence y same। यस सर। मटेरियल सेम तो y सेम। यस सर। हाँ, टेम्परेचर चेंज करता तो जरूर बात बनती। यस सर। ये लो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, फॉर गिवन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, फॉर गिवन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व y बताओ। यस सर। तो क्या मैं बोल दूं स्लोप, एज वी नो, यस सर, स्लोप ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व is y। yes sir। a is e, here y। yes sir। तो बोल दो इसकी स्लोप निकाल लो। यस सर। तो यहां से बोल दो tan थीटा। यस सर, tan थीटा, और ये कितना आ जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यस सर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, p अपॉन b, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यस सर। यहां से आ जाएगा परपेंडिकुलर, ये 300 अपॉन 0.04। यस सर। 300 अपॉन 0.04। यस सर। ये आ जाएगा बच्चों, इधर देखो, 7.5 30/4 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। खत्म। खुद कर लो कैलकुलेशन। एक एक क्वेश्चन सारे कंसेप्ट क्लियर कर देंगे। एक एक क्वेश्चन बहुत है कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। यस सर। इसको कैपिटल एन कर दो। यस सर। ये क्या किया? यस सर, ये कैपिटल एन। यहां पे कैपिटल एन करो बेटा, वो मिस प्रिंट हो गया। यस सर, यस सर। ये तो सर मजा आ गया। यस सर। ये तो एक क्वेश्चन, तो कैसे स्लोप से यंग मॉडुलस निकाल दिया, कैसे मटेरियल टू मटेरियल वाई वेरी करता है, बाकी किसी पे डिपेंड नहीं करता है। एक क्वेश्चन बहुत है। ये देखो, अच्छा और देखो, ये देखो, यहां से अगर ऐसा क्वेश्चन दे दे, ये देखो, ये 2 मटेरियल दे दिए। यस सर। ये 30 डिग्री और ये 60 डिग्री, ये 30 डिग्री। यस, ये 30 डिग्री, ये ए, ये बी, ये स्ट्रेस और ये स्ट्रेन। यस सर, स्ट्रेन। यस सर। और पूछ लिया वाई एस टू वाई बी इज इक्वल टू वॉट। तो बोल दो स्ट्रेस स्ट्रेन में बच्चों रेशो, सीधा रेशो। यस सर। तो बोल दो वाई ए इज टू वाई बी इज इक्वल टू tan थीटा है इज टू tan थीटा बी। खत्म। स्लोप। यस सर। वाई इक्वल टू स्लोप ऑफ
स्ट्रेस स्ट्रेन, स्ट्रेस स्ट्रेन, यस सर, यस सर, ओके। स्लोप ले लो तो यहां से आ जाएगा 1030 इस टू 1060, क्योंकि ये 30 है ये 60 होगा बेटा, यस सर, ये 60, यस सर, 1060, यस सर। तो यहां से आ जाएगा 1/√3 इस टू √3, यस सर। तो यह आ जाएगा 1:3, खत्म, यस सर। तो 1:3 इज द आंसर, ओके सर, ओके। ये देखो, अब यहां जाओ, ये देखो, फिगर शोज द ग्राफ बिटवीन स्ट्रेस स्ट्रेन ऑफ यूनिफॉर्म फायर इन फॉर 2 डिफरेंट टेम्परेचर। देखो, फॉर यूनिफॉर्म वायर, वायर सेम है, वायर सेम है, टेम्परेचर अलग अलग है, और टेम्परेचर के साथ यंग मॉडुलस बदलता है, यस सर, इसीलिए ये स्लोप अलग अलग आई। तो मैं बोल दूं बच्चों, y बराबर स्लोप ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेस, यस, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, यस सर। तो क्या मैं बोल दूं बच्चों, ए है तो y2 इज ग्रेटर देन y1, यस सर। एंड एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, मैं बोल दूं y डिक्रीजेस, टेम्परेचर के साथ इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। टेम्परेचर बढ़ने के साथ यंग मॉडुलस घटता है, यस सर। तो जिसका यंग मॉडुलस कम है वो उसका टेम्परेचर ज्यादा है, यस सर, हेंस T2 इज ग्रेटर देन T1, यस सर। टेम्परेचर बढ़ने के साथ यंग मॉडुलस घटता है, तो जिसका यंग मॉडुलस कम है, इसका कम है ना y1, तो टेम्परेचर ज्यादा है, यस सर, ये टेम्परेचर ज्यादा है, तभी तो यंग मॉडुलस कम है, टेम्परेचर T1 ज्यादा, टेम्परेचर T1 कहां से, y1, हाँ y1 कम है ना तो T1 ज्यादा है, y1 कम है ना, y1 कम है तो T1 ज्यादा है, यस सर, गलत लिख दिया मैंने, T1 ज्यादा है, यस सर, T1 ज्यादा, T1, यस सर, मजा आ गया, मजा आ गया। तो बच्चों यंग मॉडुलस में एक लाइन लिख दो, वहां यंग मॉडुलस क्या लिखा, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस यंग मॉडुलस डिक्रीजेस, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस यंग मॉडुलस डिक्रीजेस, यस सर। यहां लिख दो एज टेम्परेचर T increases young modulus y decreases, yes sir, y decreases, yes sir। तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ यंग मॉडुलस घटता है, उस पर भी शानदार क्वेश्चन कर लिया, ओके सर, ठीक है सर। अब देखो ये आप खुद करोगे, यस सर, ये देखो आप खुद करोगे, यस सर। ये देखो ऐसे क्वेश्चन थ्योरेटिकल आ जाते हैं। ये देखो, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज डिफाइंड फॉर ऑल सॉलिड, लिक्विड और गैस। हाँ, यहाँ यंग मॉडुलस होता तो सॉलिड, यंग मॉडुलस होता तो, और यंग मॉडुलस होता तो सॉलिड, यस सर। तो अब देखो एक बल्क मॉडुलस पे क्वेश्चन देखते हैं। ये देख, इफ एन इलास्टिक बॉल इज टेकन इनटू 100 मीटर डेप्थ इन ए ओशन, ठीक है, 100 मीटर डेप्थ पे लेके गए एक ओशन के अंदर, ओके सर, है ना, इन ए ओशन, ठीक है। देन परसेंटेज चेंज इन इट्स वॉल्यूम इज 0.02%। तो परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम से अपन परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम से फ्रैक्शनल चेंज यानी कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकाल लेंगे, यस सर, है ना। अब कितने उस्ताद है, कंप्रेसिबिलिटी ऑफ मटेरियल पूछी है, ये बच्चों नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये देखो थोड़ा कैलकुलेशन टफ है, इसलिए मैं इजी कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन दे रहा हूं, ये आपको करना है, ये पीपीटी भेजूंगा मैं। ये देखो, इसमें देखो कंप्रेसिबिलिटी दी हुई है, देखो ये कंप्रेसिबिलिटी, ये नीट का क्वेश्चन है बेटा, कब, 2015 AIPMT का। कंप्रेसिबिलिटी दी हुई है वाटर की, ये दी हुई है, यस सर। पास्कल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कोई पास्कल बोलते हैं, यस सर। MKS यूनिट कोई पास्कल बोलते हैं, ध्यान रखना, यस सर। और ये देखो ओशन की डेप्थ दी हुई है, ओशन की डेप्थ दी हुई है, समझ गए। तो डिट्टो वैसे ही क्वेश्चन है, बस मैंने थोड़ा सा डेटा अपने हिसाब से ले लिया, 2700 मीटर, ओके। तो डिट्टो वैसे ही क्वेश्चन है, तो अपन ने भी ओशन की डेप्थ दी है, यस सर, और अपन ने भी कंप्रेसिबिलिटी पूछी है, यस सर। वहां पे कंप्रेसिबिलिटी देखे, परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम पूछा है या फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम पूछा है, मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, ओके। अब आ जाओ, तो बोल दो बच्चों फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, यस सर। तो बोल दो परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड बाय 100, बताया था ना, सारे कंसेप्ट पहले ही क्लियर कर दिया मैंने। परसेंटेज चेंज में 100 का डिवाइड कर दो, फ्रैक्शनल चेंज आ जाता है, यस सर। आ जाओ आप सोल्व करते, यस सर। तो ये आ जाएगा परसेंटेज चेंज है 0.02% डिवाइड बाय 100, यस सर। तो यहां से आ जाएगा बच्चों फ्रैक्शनल चेंज 0.0002, यस सर, ये 0.0002, दिस इज डेल V बाई V, यस सर, ये आ गया। तो ये फ्रैक्शनल चेंज से परसेंटेज चेंज से फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम यानी कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आ गया। अब चेंज इन प्रेशर इज इक्वल टू ρGH, याद है, ओशन की डेप्थ में जाते तो ρGH से प्रेशर बढ़ता है, यस सर। चेंज इन प्रेशर चाहिए, यस सर।
प्रेशर नहीं, चेंज इन प्रेशर। प्रेशर तो P प्लस रो जी एच होगा, एटमोस्फेरिक प्रेशर, चेंज इन प्रेशर चाहिए कितना बड़ा, उसी से तो बॉल कंप्रेस हुई। यस सर, तो कितना बड़ा रो जी एच, रो हो गया 100, सॉरी वाटर के लिए रो वाटर यहां पे दिया हुआ होगा, रो वाटर दिया हुआ होगा, रो वाटर 1000 होता है सीजीएस में, 1000 केजी पर मीटर क्यूब दिया हुआ होगा बेटा। यस सर, तो यहां से लिख दो 1000, जी की वैल्यू 10 और डेप्थ की वैल्यू 100। यस सर, तो ये आ जाएगा आपका 10 की पावर 6 4566 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यस सर, ये आ गया चेंज इन प्रेशर। बेटा एक मैं तेरे को डायरेक्ट बात बताऊं फ्लूइड की, जैसे आप पढ़ते हो ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट ये याद रखना, 76 सेंटीमीटर ऑफ एचजी पढ़ते हो ना, मरकरी का 76 सेंटीमीटर का कॉलम 1 एटीएम होता है। ऐसे ही 10 मीटर ऑफ वाटर, 10 मीटर ऑफ वाटर कॉलम, वाटर इज इक्वल टू भी 1 एटीएम होता है। मरकरी का 76 1 एटीएम आता है, पानी का 10 मीटर 1 एटीएम आता है। देखो यार 10 मीटर होता, 100 मीटर की जगह 10 मीटर होता तो ये 10 की पावर 5 बन जाता, या 100 की जगह 10 होता तो 10 की पावर 5। और याद है 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर लगभग 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को बोलते हैं, 1.01 इंटू 10 टू पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यस सर, तो ध्यान रखना हर 10 मीटर पानी 1 एटीएम बनाता है। यस सर, तो डायरेक्ट भी लिख सकता था 100 मीटर मतलब 10 एटीएम, और 10 एटीएम होता है 10 टू पावर 6 के आसपास। यस सर, तो डायरेक्ट भी लिख सकता था, कोई बात नहीं। अब आ जाओ बल्क मॉडुलस बराबर, अच्छा ये वॉल्यूम कम हुआ, ये वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है, दिस विल डिक्रीज इन वॉल्यूम, दिस इज डिक्रीज इन वॉल्यूम, डिक्रीज इन वॉल्यूम। यस सर, तो बच्चों यहां माइनस भी लगाना चाहिए था अपने को। यस सर, तो आ जाओ कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ डेल पी अपॉन डेल वी बाई वी। यस सर, यस सर, ये बल्क मॉडुलस, तो यहां से देखो कितना आ जाएगा। यस सर, यस सर, ये बल्क मॉडुलस। यस सर, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बल्क मॉडुलस बराबर माइनस ऑफ 10⁻⁶ अपॉन माइनस ऑफ ये पॉइंट, सॉरी माइनस ऑफ 0.0002। यस सर, तो यहां से माइनस कट गया, और ये 10 की पावर 4 ऊपर आके 100 डिवाइड बाई 2 आएगा ना, ये 10 की पावर 4 ऊपर आके 1/2, या यू लिख दो 5 इंटू 10⁻⁹ आ जाएगा। देखना ये 10 की पावर 4 ऊपर जाके 10 बनेगा, 1 अलग कर दो, ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये आ गया बल्क मॉडुलस। यस सर, तो यहां से कंप्रेसिबिलिटी आ जाएगी 1 अपॉन बल्क मॉडुलस। यस सर, कंप्रेसिबिलिटी दिस एम्प्लाइज के बराबर, ये आ जाएगा 1 अपॉन 5 इंटू 10⁻⁹, ये आ जाएगा बच्चों के बराबर 2 इंटू 10⁻⁻10 न्यूटन -1 मीटर स्क्वायर। यस सर, ये कंप्रेसिबिलिटी की यूनिट देख लो, जो बल्क मॉडुलस है उसकी उल्टी होगी, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में ये इंटू मीटर स्क्वायर। यस, ये आ गई कंप्रेसिबिलिटी। बल्क मॉडुलस का उल्टा, ये इंपॉर्टेंट है। यस सर, स्टार लगा दो। यस सर, ये इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा दो। ये इंपॉर्टेंट है। यस सर, तो मजा आ गया, मजा आ गया। तो सारी बातें आ गई इसमें, परसेंटेज चेंज से फ्रैक्शनल चेंज कैसे निकालोगे वो भी आ गया, ओशन में प्रेशर चेंज रोजीएस से निकलता है वो भी आ गया, और कंप्रेसिबिलिटी और बल्क मॉडुलस में रिलेशन भी आ गया, सब आ गया। यस सर, और मजा भी आ गया सर। यस सर, अच्छा एक ऐसे ही बच्चों अपन उसका भी कर सकते हैं, शेयरिंग स्ट्रेस का, शेयरिंग स्ट्रेस का भी कर सकते हैं। यस सर, तो शेयरिंग स्ट्रेस का भी एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं। यस सर, ये लो, ये ले, टेंजेंशियल का। यस सर, वहां पे भी एक सिंगल क्वेश्चन बनता है, जैसे इधर देख, डायग्राम में ही समझा देता हूं, एक क्वेश्चन कर लो, सारा कंसेप्ट क्लियर, हर चीज क्लियर हो जाएगी कि क्या होता है। ये वो बोलेंगे बेटा ये क्यूब है, दिस इज क्यूब ऑफ साइड ए बराबर 4 सेंटीमीटर। यस सर, 4 सेंटीमीटर। ओके, अब यहां पे अपन ने एक फोर्स लगाया। यस सर, यस सर, वो फोर्स लगाया बच्चों 2 इंटू या 2000 न्यूटन। यस सर, और यहां पे ये इसका एरिया है टेंजेंशियल, ये सॉरी ये, एंड ऑन अप्लाइंग, यू लिखेंगे वो ऑन अप्लाइंग F बराबर 2000 न्यूटन डिफॉर्मिंग फोर्स, FD बराबर दिस, अपर सरफेस displaces by 2 mm, displace by 2 mm, then अच्छा देन नीटा बताओ, यानी कि मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। यस सर, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या शेयरिंग मॉडुलस। यस सर, तो यहां से बोल दो नीटा बराबर टेंजेंशियल फोर्स अपॉन टेंजेंशियल एरिया
अपॉन टेन थीटा, याद है वो एक्स बाई एल आया था, यस सर। तो नीटा बराबर, यहां पे लिख दो बच्चों, टेंजेंशियल फोर्स अपॉन टेंजेंशियल एरिया, अभी निकालो। तो यहां से टेन थीटा या एक्स बाई एल कर दो, यस सर। तो यहां से टेंजेंशियल फोर्स और ये एरिया कितना हो जाएगा, एरिया मैं बोल दो 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, यस सर। और ये डिस्प्लेस कितनी हुई, यस सर, ये दे दी 2 mm, ये दे दी 2 mm, यस सर 2 mm, यस सर। ये थीटा, यस सर, ये एल, यस सर, एल बराबर 4 सेंटीमीटर, यस सर। तो यहां से देखो ए टेंजेंशियल फोर्स आ गया, तो बोल दो ये आ जाएगा 2000 न्यूटन, यस सर, अपॉन 16 इंटू 10⁻⁻⁴, यस सर, अपॉन यहां से टेन थीटा बराबर एक्स बाई एल कर दो, यस सर, यस सर। और एक्स बाई एल कितना आ जाएगा, 2 इंटू 10⁻�3, और एल आ जाएगा 4 इंटू 10⁻²। ए सेंटीमीटर को मीटर में और एमएम को भी मीटर में बदल दिया, तो ये आ जाएगा 1/20, 2 से कट के 1/20, 1/20। तो टेन थीटा की वैल्यू आ गई 1/20, यस सर, यस सर, 1/20। तो यहां आ जाएगा 1/20, यस सर। तो यहां से कितना आ जाएगा ये, यस सर, ये तो यहां से 1/20 आ जाएगा, यस सर। तो यहां से 20 ऊपर चला जाएगा, यस सर। तो ये कितना कट गया, इधर देखो ना 1/20, यस सर। तो ये 20 ऊपर जाके 4 4 0 16 इंटू 10⁻⁴, ये 4 बार कटेगा, ये 10⁸ बनेगा, ये 10 अलग होगा, ये 2.5 इंटू 10⁻⁷। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना बेटा, थोड़ी जल्दी जल्दी मैं कर रहा हूं तो गलती हो सकती है, यस सर, ये नीटा। तो बच्चों मुद्दा ये है कि टेंजेंशियल फोर्स क्या होता है ये पता होना चाहिए, टेंजेंशियल एरिया क्या होता है ये पता होना चाहिए, और टेन थीटा एक्स बाई एल से कैसे निकलता है ये। तो एक क्वेश्चन सारे कंसेप्ट क्लियर कर देता है, यस सर। अब ये नीट में पूछे हुए क्वेश्चन कर लेना, यस सर। ये कई बार 4 ऑप्शन ये डाइन पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की जगह डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में भी लिखे होते हैं, ये ध्यान रखना। 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 डाइन, डाइन नहीं डाइन, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये ध्यान रखना बेटा। तो कभी वो डाइन में लिख दे, डाइन नहीं डाइन में, तो यहां पे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को 10 टाइम्स कर देना। 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बराबर 10 टाइम्स ऑफ डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां पे अगर डाइन में लिखूंगा तो 10 की पावर 8 आ जाएगा 7 की जगह, यस सर, ये ओके सर। तो एक क्वेश्चन बल्क मॉडुलस और इसका हो गया, एक ये होमवर्क दे रहा हूं तेरे को, यस सर, ये घर से करता रहना तू, यस सर, ओके सर। तो सर ये सारी बातें समझ में आई। अब देखो बच्चों एक ब्रेकिंग स्ट्रेस और ब्रेकिंग स्ट्रेन वाली बात करता हूं, आ जाओ अब आगे पढ़ाई करते हैं, यस सर, यस सर। ये देखो यंग मॉडुलस के लिए सारी बातें लिखी है तो मैंने बता दी, इसको डिलीट कर दो भली, यस सर, ठीक है। अब देखो अब देखो अब देखो किसी भी वायर को ब्रेकिंग लोड या ब्रेकिंग स्ट्रेस क्या होता है तो सुनना। आप किसी भी जैसे कोई भी मटेरियल होता है उसका एटॉमिक सेपरेशन जैसे मान लो 1 एंगस्ट्रॉम में मान लो। अब मैं बोल दूं आप डिफॉर्मिंग फोर्स बढ़ाते जाओगे तो वो मटेरियल का वो इलोंगेशन बढ़ता जाएगा, एटॉमिक सेपरेशन बढ़ता जाएगा। और मैंने मान लिया वो 1.5 होते ही टूट जाता है, मतलब उसका इक्विलिब्रियम इतना डिस्टर्ब हो जाता है कि उनका आपस का इंटरेक्शन ही टूट जाता है, जिसको बोलते हैं ना अपन ब्रेक हो गया, अलग हो गया। तो 1 से 1.5 पे मान लो अलग हो जाता है। तो बोल दो हर मटेरियल का एक पर्टिकुलर स्ट्रेन जनरेट करने पे वो अलग हो जाते हैं, एक पर्टिकुलर सेपरेशन बढ़ाने पर वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो बोल दो एक पर्टिकुलर स्ट्रेन पे वो अलग होंगे और यंग मॉडुलस फिक्स होगा तो बोल दो स्ट्रेस भी फिक्स होगा। तो बच्चों ब्रेकिंग स्ट्रेस हर मटेरियल का फिक्स होता है। अब आप अगर एरिया बढ़ाओगे तो ब्रेकिंग फोर्स बढ़ता जाएगा। तो बच्चों आप अगर मटेरियल का एरिया बढ़ाओगे तो फोर्स बढ़ता जाएगा। पता है उसका रीजन क्या है? जैसे मान लो इतना एरिया है, इधर देखो इतना एरिया है, तो मान लो इसमें एटम के बीच में यहां पे एक स्प्रिंग सिस्टम बना, तो आप फोर्स लगाओगे तो ये टूटेगा। लेकिन अगर एरिया 3 गुना कर दिया आपने तो बोल दो 3 स्प्रिंग सिस्टम बन गए वैसे के वैसे, ये 1 2 3। तो मैं तो एक एग्जांपल दे रहा हूं। तो सरफेस एरिया बढ़ने से आपको फोर्स ज्यादा लगाना पड़ता है क्योंकि ज्यादा स्प्रिंग खींच रही होती है। जैसे इतना मोटा इलास्टिक वायर खींचोगे तो कम स्प्रिंग सिस्टम बनेंगे, और ज्यादा मोटा खींचोगे तो ज्यादा स्प्रिंग सिस्टम बनेंगे। जैसे इतना बड़ा इलास्टिक वायर खींचोगे तो ज्यादा पैरेलल में स्प्रिंग सिस्टम बनेंगे, तो तेरे को दम ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो क्या मैं बोल दूं बच्चों, टू ब्रेक ए वायर, टू ब्रेक ब्रेक मतलब तोड़ना, टू ब्रेक ए पर्टिकुलर वायर, पर्टिकुलर का मतलब क्या हो गया? पर्टिकुलर मटेरियल वायर मैं बोल दूं अप्लाइड
strain should be same, strain should be fixed, is fixed, strain is fixed for breaking. Yes sir. Hence मैं बोल दूं breaking stress is fixed, hence breaking stress is fixed. Fixed means F by breaking force, F by A perpendicular बराबर constant. Yes sir. तो A for a fixed material, for a particular material, A for a particular material, for a particular material. Yes sir. एक पर्टिकुलर मटेरियल के लिए F बाई फोर्स अपॉन एरिया, यानी कि ब्रेकिंग स्ट्रेस फिक्स होता है तोड़ने के लिए. यस सर, है ना, फॉर ब्रेकिंग, हेंस ब्रेकिंग स्ट्रेस इज फिक्स्ड, ब्रेकिंग स्ट्रेस इज फिक्स्ड, है ना. तो मैं बोल दू यहां से लिख दो F1 बाई A1 इज इक्वल टू F2 बाई A2. यस सर. सर मजा आ गया. एक क्वेश्चन देखते इस पे, एक क्वेश्चन देखते सारी बात क्लियर हो जाएगी. यस सर, एक क्वेश्चन देखते सारी बात क्लियर हो जाएगी. ये देखो ब्रेकिंग स्ट्रेस पे एक क्वेश्चन बहुत है. यस सर, ये देखो, ये रहा, ये देखो क्या लिखा है. ए फोर्स F नीडेड टू ब्रेक ए कॉपर वायर हैविंग क्रॉस सेक्शनल रेडियस R, देन द फोर्स नीडेड टू ब्रेक कॉपर वायर ऑफ रेडियस 2R. 2R के वायर को, अब वायर कॉपर ही है, वायर मटेरियल सेम, material is the same copper. yes sir. तो मैं बोल दूं बच्चों F1 by A1 is equal to F2 by A2. yes sir. तो ये हो जाएगा F अपॉन एरिया पाई R स्क्वायर. yes sir. और F डैश अपॉन एरिया पाई इंटू 2R का स्क्वायर. ये रेडियस डबल कर दी तो एरिया 4 टाइम्स हो गया, ये कट गया. yes sir. ये तो बोल दो F डैश बराबर 4F. yes sir. रेडियस डबल एरिया 4 टाइम्स, एरिया 4 टाइम्स तो 4 टाइम्स 4 चाहिए. yes sir. 4 गुना स्प्रिंग सिस्टम बन गए. यस सर, यस सर, मजा आ गया सर. सर सारी बात समझ में आ रही है. यस सर. अब देखो बच्चों, इधर देख, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. तो बोल दो इलास्टिक वायर इज नथिंग बट स्प्रिंग. तो जो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी होती है वही इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है. इतनी रामायण गाने की जरूरत ही नहीं है, ये देखो यहां पे लिखो इलास्टिक वायर, यहां पे लिखो इलास्टिक वायर is nothing but spring constant. इससे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे. स्प्रिंग कांस्टेंट K बराबर YA बाई L. यस सर, YA बाई L. इलास्टिक वायर YA बाई L की स्प्रिंग है. सर मजा आ गया. तो बच्चों एनर्जी कितनी हो जाएगी? U बराबर हाफ KX स्क्वायर. यस सर, यस सर. या हाफ KL स्क्वायर. यस सर. और U बराबर हाफ YA बाई L कैपिटल L इंटू L स्क्वायर. यस सर, ये आएगी फाइनली. यस सर, देख लो यही आई होगी. यस सर, ये दी. यस सर, ये देखो ये आ गई ना. यस सर, ये. यस सर, हेलो. यस सर, यस सर, ये आ गई. ये देखो खत्म, डेरिवेशन से कोई मतलब नहीं है. यस सर, ये. और ये देखो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, डिफॉर्मिंग फोर्स का जो वर्क डन होता है उसकी आधी स्टोर होती है, आधी लॉस. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट. वर्क डन बाय डिफॉर्मिंग फोर्स जितना होता है, याद है इक्विलिब्रियम तक डिफॉर्मिंग फोर्स ज्यादा वर्क करता है. स्प्रिंग में पढ़ा होगा, स्प्रिंग जब इक्विलिब्रियम पे आती है तो mg और kx बराबर होते हैं. याद है, m मास लटका दो, स्प्रिंग इक्विलिब्रियम पे आती है तो mg और kx बराबर होते हैं. तब तक डिफॉर्मिंग फोर्स या mg वर्क ज्यादा करता है. ये याद रख लो. डिफॉर्मिंग फोर्स का वर्क डन ये है, तो आधी स्टोर होती है. ये देखो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आधी होती है. तो यहां से मैं बोल दो बच्चों मींस स्टार लगा दो. तो मैं बोल दो बच्चों U इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ ऑफ डिफॉर्मिंग वर्क डन. डिफॉर्मिंग वर्क का आधा होता है. कब? इक्विलिब्रियम पर. एट इक्विलिब्रियम. यस सर, एट इक्विलिब्रियम. यस सर. इक्विलिब्रियम तक जितना डिफॉर्मिंग फोर्स ने वर्क करा है उसका आधा स्टोर होता है. डिफॉर्मिंग फोर्स का आधा स्टोर होता है, आधा लॉस होता है. यस सर. आधा स्टोर आधा लॉस. यस सर, यस सर. ये देखो यहां लिखा है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन वायर इज हाफ ऑफ वर्क डन बाय डिफॉर्मिंग फोर्स. डिफॉर्मिंग फोर्स के वर्क डन का आधा स्टोर होता है. यस सर.
और आधा लॉस होता है, ये सब लिखा हुआ है इसमें, पढ़ लोगे? यस सर। इस पे क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, और मैं बोल दूं बच्चों, ये इधर देखो, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम भी लिखना है। यस सर, यस सर। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम भी लिखूंगा अभी। यस सर। ये देखो, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। यस सर। तो मैं बोल दूं बच्चों, यहां से इधर देखो, तो स्प्रिंग में याद है इंपॉर्टेंट पॉइंट। यस सर। बोल दो बच्चों, इलास्टिक वायर स्प्रिंग है ना, तो मैं बोल दूं U फॉर x0, U फॉर 2x0। इलास्टिक वायर को आप नेचुरल लेंथ से x0 खींचो, 2x0 खींचो, 3x0 खींचो, तो याद है स्प्रिंग में यह वर्क डन का रेशो था, याद है? स्टोर्ड एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर में x0 पे जितनी आएगी 2x0 पे 4 टाइम्स आएगी, याद है? 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर। यस सर। डैश 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 U n x0 बराबर 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, n स्क्वायर। यस सर, ये आता है। यस सर। ए 1:4:, यस सर। ए 1:4:, यस सर। और मैं बोल दूं बच्चों, ये फॉर इलास्टिक वायर, इलास्टिक वायर और स्प्रिंग, ये दोनों के लिए सेम आता है ना? इलोंगेशन इज फ्रॉम नेचुरल लेंथ। यस सर। ये अब यहां से देखो, U फर्स्ट x0, याद है दोनों में अंतर? U सेकेंड x0। यस सर। U थर्ड x0, U nth x0। यस सर। फर्स्ट x0 खींचने में सेकेंड x0 तो याद है 1:3:5। अंडर ग्रेविटी जो आता था वही आता है। यस सर। ग्रेविटी में याद है डिस्प्लेसमेंट t स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता था, तो 0 से 1 सेकेंड, 0 से 2, 0 से 3, तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर आता था। और फर्स्ट t, सेकेंड t, थर्ड t में 1:3:5 आता था। यस सर। तो क्या मैं बोलता हूं बच्चों, फर्स्ट x0, सेकेंड x0, थर्ड x0 में जो रेशो आएगा वो 1:3:5। तो बच्चों एनर्जी स्टोर्ड का रेशो। यस सर। तो इस पे क्वेश्चन देख लो, इधर देखो, ये क्वेश्चन देखो, इफ एग्जांपल देखो, इफ वर्क या एनर्जी स्टोर्ड, इफ यू स्टोर्ड इन इलास्टिक वायर टू इलोंगेट 1 सेंटीमीटर इज U0, या U0 बराबर 50 जूल। यस सर। देन एनर्जी स्टोर्ड टू इलोंगेट पहला फर्स्ट 0 to 2 सेंटीमीटर इज U1 इक्वल टू वॉट? सेकेंड फ्रॉम 1 सेंटीमीटर to 2 सेंटीमीटर इज U2 इक्वल टू वॉट? अब देखो, 0 से 1 के लिए है, 0 से 1 के लिए है 50 जूल, तो 0 से 2 तो याद है 0 से 1, 0 से 2 तो याद है 0 से x0 और 0 से 2x0 तो 1:4 चलता है। यस सर। तो मैं बोल दूं सॉल्यूशन में फर्स्ट का U 0 to 2x0। यस सर। U 2x0 अपॉन U x0 इज इक्वल टू 4:1। यस सर। 2 का स्क्वायर इज टू 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर इज टू 1 का स्क्वायर। दिस एम्प्लाइज U 2 सेंटीमीटर बराबर 4 टाइम्स ऑफ U 1 सेंटीमीटर और बराबर 200 जूल। यस सर। अगर पहली 50 जूल थी तब 200 जूल आएगी। यस सर। U 2 सेंटीमीटर। यस सर। 200 जूल आएगी। यस सर। और सेकंड के आंसर में याद है U सेकंड x0 अपॉन U फर्स्ट x0, पहले 1 सेंटीमीटर अगले 1 सेंटीमीटर, अगले में 3 गुना आती है। यस सर। ये आएगा 3/1। यस सर। रेशो। यस सर। तो यहां से आ जाएगा U सेकेंड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ U फर्स्ट 1 सेंटीमीटर। यस सर। और ये आ जाएगा 150 जूल। सर मजा आ गया 150 जूल। यस सर। सेकेंड 1 सेंटीमीटर खींचने में 150 जूल वर्क करना पड़ेगा। पहले 1 सेंटीमीटर में 50 जूल करा था, दूसरे में 150, तो 1:3:5 डिट्टो होके वही रेशो। यस सर। तो पूरा स्प्रिंग की तरह बिहेव करवाओ। यस सर। अब देखो एक चीज, डिफॉर्मिंग फोर्स के वर्क डन से आधा स्टोर होता है, ध्यान रखना।
दूसरा इलास्टिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पर यूनिट वॉल्यूम। इसमें फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बनते, यस ये U बाई V, इसको सोल्व करने पे यहाँ पे हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन आता है फॉर्मूला, यस सर स्ट्रेन। तो ये एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन होती है, यस सर। लो यस सर, इसके और भी फॉर्मूले होते हैं, और U बाई V इज इक्वल टू हाफ, स्ट्रेस की जगह Y इंटू स्ट्रेन कर दो, तो ये Y इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर आ जाती है, यस सर। ये जब जैसा देश वैसा बेस, जब जो फॉर्मूले लगाने लगा लेना। अगर आपको यंग मॉडुलस और स्ट्रेन दे दे तो ये लगा देना, स्ट्रेस स्ट्रेन दे दे ये लगा लेना। एक और बन जाता है, और U बाई V इज इक्वल टू हाफ, स्ट्रेन की जगह स्ट्रेस अपॉन Y लिख दो, तो बोल दो यहां से स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेस का स्क्वायर अपॉन 2y आ जाएगा, यस ये 2y, यस ये फॉर्मूला बन गया। आ जाओ अब इन पे क्वेश्चन करके देखते हैं, एक छोटा मोटा, यस सर। एक ऐसे एनर्जी यूज होती है, एक आधा क्वेश्चन करते हैं, ज्यादा नहीं करेंगे, यस सर। एक आधा क्वेश्चन से सब क्लियर हो जाएगा। ये देखो, ये एज इट इज फॉर्मूला बेस्ड नीट में पूछे हुए क्वेश्चन है। इफ इन ए वायर यंग मॉडुलस इज y एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज x, देखो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन दिया है, देन पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम विल बी, तो बोल दो एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, तो मैं बोल दो बच्चों U बाई V इक्वल टू हाफ इंटू Y इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर, क्योंकि बच्चों स्ट्रेस नहीं दिया है, यस सर, तो आ जाएगा हाफ Y एक्स स्क्वायर, तो मैं बोल दू 0.5 Y एक्स स्क्वायर, खत्म। तो बच्चों स्ट्रेन दिया है और Y दिया है, तो मैंने वही फॉर्मूला लिख दिया, Y इंटू स्ट्रेन एक्स स्क्वायर, 0.5 Y एक्स स्क्वायर, 0.5 Y एक्स स्क्वायर। ये ऑप्शन देख लेना, ऑप्शन ही गलत छपे में सारे, यस सर। 0.5 Y एक्स स्क्वायर कर दो एक को, यस सर, Y एक्स स्क्वायर, यस सर, तो Y एक्स स्क्वायर कर दो, यस सर, ये है Y एक्स स्क्वायर, यस सर। तो आंसर इज 0.5 Y एक्स स्क्वायर, यस सर। ये ऑप्शन थोड़ा गलत छप गए, ओके सर। अब एक क्वेश्चन ये देखो, यंग मॉडुलस ऑफ ए वायर इज दिस, यस सर, एंड 0.01 longitude. If young modulus of a material is this and 0.01% longitudinal strain is produced due to deforming force, deforming force की वजह से strain दिया है, then energy stored per unit volume in wire. फिर से energy stored per unit volume, तो बोलो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, तो बोल दो energy stored per unit volume हाफ, दिया क्या है, जैसा देश वैसा बेस, दिया यंग मॉडुलस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है, तो बोल दो ये आ जाएगा Y इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर, यस सर। ये तो आ जाएगा हाफ इंटू Y हो गया 2 इंटू 10⁻11, यस सर। और ये स्ट्रेन आ जाएगा, इधर देख, डेल L बाई L स्ट्रेन इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन L अपॉन 100, याद आया, फ्रैक्शनल चेंज परसेंटेज चेंज बाय 100 होता है 0.01 अपॉन 100, सब सिखा रखा है 0.0001, यस सर। ये लिखो 0.0001, यस सर, 0.0001 का स्क्वायर, यस सर। तो ये आ जाएगा 2 से 2 गया, 10 की पावर -4 -8, तो ये आ जाएगा 1000 जूल पर मीटर स्क्वायर। ये देखो ना 10 की पावर -4 का स्क्वायर -8 और 11 मिलके 3 बनेगा तो 1000 जूल, यस सर। ये यस सर, मजा आ गया सर। तो बच्चों एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम समझ में आ गई, यस सर। सर एक आप कह रहे थे वो, इधर देखो, यस सर, ये देखो, इधर देखो, ये क्या लिखा है, ए लोड ऑफ 20 kgs हैंग है वो, हंग, हाँ, फ्रॉम ए वायर, देन एक्सटेंशन इज 4 mm इन वायर इज प्रोड्यूस्ड व्हेन इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। देखो साफ लिखा है इक्विलिब्रियम तक 4 mm का इलोंगेशन आया वायर में, यस सर। देन ध्यान से पढ़ना, वर्क डन बाय रीस्टोरिंग फोर्स, और रीस्टोरिंग फोर्स का मतलब अंदर वाला फोर्स, और वही तो इलास्टिक एनर्जी होती है। हम स्प्रिंग को कितने से खींच रहे हैं उससे मतलब नहीं है, अंदर वाले फोर्स, याद है kx dx का इंटीग्रेशन अंदर स्टोर होता है, यस सर। तो यहां से देखो, यहां से देखो, ये देखो, ये वायर था इलास्टिक वायर, यस सर, यस सर। इसमें आपने कितना फोर्स लटका, ये लटकाया 20 किलो, यस सर। तो यहां से ये नेचुरल लेंथ है, यस सर, और इक्विलिब्रियम तक कितना खींच गया, ये 20 kg, ये इक्विलिब्रियम। बोल दो ये कितना बताया इसने, 4 mm,
2 mm से है, ए 2 mm 4 mm सॉरी 4 mm, यस सर। तो बोल दो वर्क डन एफ डी, डिफॉर्मिंग फोर्स mg है ना, यस सर, ये इसको बोलते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स mg, यस सर, 200 न्यूटन, यस सर। तो बोल दो वर्क डन बाय डिफॉर्मिंग फोर्स, ए वर्क डन बाय डिफॉर्मिंग फोर्स इज इक्वल टू डिफॉर्मिंग फोर्स इनटू x नॉट, यस सर, ये x नॉट है। mg ने कितना वर्क करा, क्योंकि मुझे क्या पता इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का तो कोई डेटा ही नहीं दिया, हाफ के x स्क्वायर, के की वैल्यू y है बाई एल लिख दूंगा, पर ना तो y है ना a है ना l है, कोई बात नहीं। तो डिफॉर्मिंग फोर्स का वर्क निकालो, एफ डी इंटू एक्स नॉट, तो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा mg इंटू एक्स नॉट, और mg कितना है 200, यस सर, और x नॉट कितना है 4 mm, 4 इंटू 10⁻³ या 4/1000 कर दो, यस सर। ये तो यहां से सोल्व करूंगा तो 0.8 जूल आ रहा है, यस सर। तो क्या क्या इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी 0.8 जूल होगी? नहीं सर, क्यों नहीं? याद है यू इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी विल बी डिफॉर्मिंग फोर्स के वर्क का हाफ। पढ़ाया था डिफॉर्मिंग फोर्स जितना वर्क करता है उसका आधा स्टोर होता है, क्योंकि बच्चों mg ज्यादा है, देखो ना यहां से यहां तक mg ज्यादा है, अंदर वाला फोर्स तो धीरे धीरे बढ़ता है, याद है स्प्रिंग फोर्स kx, आप जो फोर्स लगाते हो अंदर वाला फोर्स तो धीरे धीरे बढ़ता है, यस सर, तो आधा स्टोर होता है, हेंस 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 यू इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 0.4 जूल, यस सर। 0.4 जूल आंसर है, यस सर। सर मजा आ गया, मजा आ गया सर। सर ऐसे क्वेश्चन नीट में पूछते हैं क्या? ये लो, ये नीट का क्वेश्चन है 2019, 2019 नीट का क्वेश्चन है, व्हेन ए ब्लॉक ऑफ मास m इज सस्पेंडेड फ्रॉम लॉन्ग वायर ऑफ लेंथ l, वही क्वेश्चन है, बस मैंने न्यूमेरिकल वैल्यू में दे दिया है, वेरिएबल में, यस सर, यस सर। एंड लेंथ ऑफ वायर इज बिकम्स l प्लस l, वायर की लेंथ l प्लस l हो गई, देन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन वायर विल बी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन वायर विल बी, यस सर। तो क्या मैं बोल दूं बच्चों, सॉल्यूशन वर्क डन बाय डिफॉर्मिंग फोर्स इज mg स्मॉल l, क्योंकि वायर की लेंथ l से l हो गई, l से l प्लस l हो गई, मतलब स्मॉल l बड़ी है ये, हेंस यू इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज wd/2, यस सर, इज इक्वल टू mgl/2, यस सर। अब जिनके कंसेप्ट कमजोर है उन्होंने ये टिक कर दिया होगा, गलत है, आंसर इज दिस, यस सर, ध्यान से टिक करना। mgl तो डिफॉर्मिंग फोर्स का वर्क है, उसका आधा स्टोर होगा, यस सर। सर मजा आ गया, मजा आ रहा है सर, यस सर। अब देखते हैं बच्चों एक पॉइसंस रेशो देखते हैं, यस सर, एक छोटी सी चीज बची है पॉइसंस रेशो, यस सर, और फिर मटेरियल का खुद का। पॉइसंस रेशो क्या होता है? लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का रेशो। लेटरल क्या होता है सर, लॉन्गिट्यूडनल क्या होता है? तो ये देखो लेटरल होता है चेंज इन रेडियस, फ्रैक्शनल चेंज इन रेडियस, और लॉन्गिट्यूडनल तो आपको पता है फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ। अच्छा, लेंथ बढ़ती है तो रेडियस घटती है, लेंथ बढ़ती है वायर की तो मटेरियल की रेडियस घटती है, तो यहां पे बाहर एक माइनस आता है, क्यों? क्योंकि एक पॉजिटिव होगा तो एक नेगेटिव, और अपने को पॉइसन रेशियो प्लस बनाना है। फिर सर ये थ्योरेटिकल वैल्यू ये याद करनी है, -1 से 1/2 क्यों होती है? क्योंकि बच्चों जब आप मटेरियल को खींचते हो तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहे जरूरी नहीं है, तो बच्चों कई बार समझ गए। अच्छा, जैसे दूध है गैस पे, अपन गैस पे दूध गर्म करते तो फिर तो उसका वॉल्यूम बढ़ता है ना, तो वॉल्यूम बढ़ भी सकता है अगर सेपरेशन कम ज्यादा हो तो कई मटेरियल ऐसे भी होते हैं जिनकी लेंथ खींचे बढ़ाने पर रेडियस भी बढ़ जाती है, तो जब दोनों पॉजिटिव आ जाते हैं तो ये बाहर एक माइनस है तो माइनस आ जाता है, पर प्रैक्टिकली 0 से 1/2 वाले ही देखे हमने, यस सर। तो ये दोनों याद कर लो कि पॉइसन रेशियो की प्रैक्टिकल वैल्यू 0 से 1/2 होती है और थ्योरेटिकल वैल्यू -1 से 1/2 होती है, ओके ठीक है। तो पॉइसन रेशियो में ये देखो ये देखो ये अगर वायर को खींचोगे, यस सर, यस सर, तो ये, तो बच्चों आप लेंथ बढ़ाओगे तो रेडियस ऐसे घटेगी, यस सर, तो ये वायर ऐसा दिखेगा खींचने के बाद, यस सर, ये ठीक है, ये तो यहां से रेडियस कम हो गई, यस सर, ये लेंथ बढ़ गई, ये ठीक है, ये सर, तो यहां से फिक्स करके खींचा, यस सर, ये था आर, यस सर, ये हो गया इस नया आर, यस सर, आर डैश, यस सर, ठीक है सर, समझ गया हम, ओके। तो यहां से अब देखो एक बात है, पॉइसन रेशियो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होता तो 0.5 होता है। जिंदगी में कभी आप पॉइसन रेशियो की वैल्यू 0.5 देख लो तो बोल देना वॉल्यूम कांस्टेंट है, या वॉल्यूम कांस्टेंट है तो बोल देना पॉइसन रेशियो 0.5 है, यस सर। ये याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पॉइसन रेशियो की सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सिग्मा बराबर 0.5 मीन्स बी बराबर कांस्टेंट, यस सर, ठीक है, ये ध्यान रखना, यस सर। ये सर क्वेश्चन इस पे आ जा, एक छोटा मोटा क्वेश्चन कर लेते, यस सर।
ए पॉइजन रेशो पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं छोटा मोटा। आजा 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 आजा, ये देख ये देख, ये नीट में पूछा क्वेश्चन है। देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम ऑफ वायर ड्यू टू चेंज इन इट्स लेंथ। अगर आपने लेंथ ऑन स्ट्रेचिंग, अगर आपने एक वायर को खींचा और उसकी लेंथ चेंज करके लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेंथ पैदा करा और वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं है, देन पॉइजन रेशो ऑफ मटेरियल इज 0.5, खत्म, 1/2 प्लस 1/2। यस सर। अगर आपने लेंथ खींची और एरिया उसी प्रोपोर्शन में घट के वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया तो बच्चों पॉइजन रेशो का वैल्यू 1/2 होगी। यस सर, यस सर, यस सर। सर मजा आ गया। तो बाकी तो आप फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है कर लेना। यस सर। अब देखो दो इक्वेशन है वो याद करनी है अपने को। यस सर। ये रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स, रिलेशन बिटवीन डिफरेंट इलास्टिक कांस्टेंट, सॉरी कहां डाइलेक्ट्रिक बोल गया, रिलेशन बिटवीन डिफरेंट इलास्टिक कांस्टेंट। तो y बराबर यंग मॉडुलस बराबर ट्वाइस ऑफ नीटा। नीटा क्या है? शेयरिंग मॉडुलस 1 प्लस सिग्मा। और y बराबर 3 बीटा, बीटा नहीं है वो, बल्क मॉडुलस है b, 1 माइनस 2 सिग्मा। यस सर। सर अगर ये याद नहीं करेंगे तो क्या होगा? इधर देख क्या होगा, एक क्वेश्चन देता हूं। अगर ये याद नहीं करोगे तो क्या होगा, देख इस पे क्वेश्चन करते हैं। अगर फॉर्मूले याद नहीं है तो ऐसे उलझोगे आप। ये देख, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू, ये सब पुराने क्वेश्चन है। विच ऑफ फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ गया। अब आपको याद नहीं है तो खत्म। जी शेयरिंग मॉडुलस को लिखते हैं, ये वेयर यहां लिख दो, हियर हियर जी इज शेयरिंग मॉडुलस, शेयरिंग मॉडुलस, मॉडुलस। यस सर। एंड न्यू इज पॉइजन रेशो, न्यू इज पॉइजन रेशो, इज पॉइजन्स रेशो, यस सर, यस सर। ठीक है। तो यहां से देखो तो बोल दू वो आता है y बराबर 2 नीटा 1 प्लस सिग्मा। अगर याद है तो ठीक है, नहीं तो बर्बाद। ये आंसर है ये y बराबर 2 नीटा 1 प्लस सिग्मा। देख 1 प्लस पॉइजन रेशो, देख कितना घुमा के लिखा है। बच्चा कुछ भी टिक कर सकता था। एक और क्वेश्चन देख, ये इफ यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज y फॉर ए मटेरियल। हाँ ये नहीं, पूरा पढ़ो ढंग से। क्या लिखा है? यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी y फॉर ए मटेरियल इज 1.5 टाइम्स ऑफ इट्स रिजिडिटी कोफिशिएंट g। 1.5 टाइम्स ऑफ, सर समझ में नहीं आया। 1.5 3/2, तो बोल दो यंग मॉडुलस है 3/2 टाइम्स ऑफ g। यस सर। ये दिया हुआ है यंग मॉडुलस इज 1.5 टाइम्स ऑफ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी g। यस सर। देन पॉइजन्स रेशो विल बी, देन इसका पॉइजन्स रेशो, यस सर, सिग्मा। यस सर। ये तो क्या मैं बोल दूं y g और सिग्मा में रिलेशन, तो बोल दूं एज वी नो पूछा ये है। यस सर। एज वी नो क्या जानते हैं आप? y बराबर 2 नीटा या 2g। अरे नीटा को g लिख दो, एक ही बात है। 2g 1 प्लस सिग्मा की जगह ये पॉइजन रेशो को यूं लिख दो, एक ही बात है। तो मैं बोल दूं y की जगह 3g/2। यस सर। 2g 1 प्लस ये पॉइजन रेशो, ये g गया। यहां से बोल दो 3/4 इज इक्वल टू 1 प्लस ये, तो यहां से ये कितना आ जाएगा? -1/4। यस सर। एक बार देख लो, ये तो g कट के 3/4, ये उधर भेजा, ये उधर भेजा 1, तो -1/4 इज द आंसर। यस सर। एक बार चेक कर लेना कैलकुलेशन। यस सर। तो बच्चों अगर वो इक्वेशन याद नहीं है तो निपट गए अपन। यस सर। क्लियर है? ओके सर। अब देखो इलोंगेशन ड्यू टू इट्स ओन वेट देखना है। लास्ट टॉपिक बचा है इलोंगेशन ड्यू टू इट्स ओन वेट। बाकी कुछ क्वेश्चन भेज रहा हूं आपको, वो कर लोगे आप। इलोंगेशन ड्यू टू इट्स ओन वेट, तो बच्चों ये फॉर्मूला होता है इलोंगेशन इन हेवी वायर ड्यू टू इट्स ओन वेट। तो बच्चों उसमें खुद के वेट की जगह सुनो, ये तो सबसे ज्यादा इलोंगेशन वहां टॉप पे होता है। देखो ये एक वायर है, आप एक बताओ, ये मोटा रस्सा है, इलास्टिक रस्सा, वो स्लाइड नहीं आती बच्चे खेलते हैं जिससे, उसको यूं वो एकदम लुगदी टाइप वो नीचे गिर जाती है ये सर। तो बताओ सबसे ज्यादा खिंचाव कहां आएगा इसमें? खुद के वेट की वजह से। तो बताओ इस एलिमेंट में इलोंगेशन ज्यादा आएगा या इसमें नीचे वाले में? सेम लेंथ ली, ये एक छोटा सा एलिमेंट dy यहां लिया और एक छोटा सा एलिमेंट dy यहां लिया। बताओ इलोंगेशन कहां ज्यादा आएगा? इलोंगेशन कहां ज्यादा आएगा, इन 1 और 2? तो बोल दो dl इलोंगेशन 2 में ज्यादा आएगा 1 से। क्यों?
क्यों? क्योंकि ऊपर बच्चों पूरे वायर की का वेट टेंशन की तरह लगेगा, टॉप पे पूरे वायर का टेंशन की तरह वेट लगेगा, तो बोल दो। और ब्रेकिंग के चांस सबसे ज्यादा टॉप पे, तो बोल दो बच्चों ये हेंस चांसेस ऑफ ब्रेकिंग, चांसेस ऑफ ब्रेक, चांसेस ऑफ ब्रेक, हेलो, चांसेस ऑफ ब्रेक इज मैक्सिमम एट टॉप, चांसेस टू ब्रेक इज मैक्सिमम, चांसेस टू ब्रेक of wire is maximum at top, is maximum at top, टॉप पर मैक्सिमम है, यस सर। वायर के टूटने के सबसे ज्यादा चांस यहां पर है, यस सर। क्यों? क्योंकि यहां पे पूरे वायर का वेट लगता है। और इलोंगेशन बच्चों एक हाफ वेट की तरह है। सुनो, इसको आप रिप्लेस कर सकते हो, ये जैसे एम मास एल लेंथ का वायर है, एम मास एल लेंथ यंग मॉडुलस ए एरिया का वायर है, यस सर। तो हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं इलोंगेशन निकालने के लिए m/2 के मास से, और इसको मास लेस कर दो, यस सर। लेंथ एल ले लो, वाई ले लो, एरिया ए ले लो। दिस वायर कैन बी रिप्लेस्ड बाय हाफ मास, एम मास को m/2 के वेट m/2 मास से रिप्लेस कर दो। सर ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चों जो मिड में टेंशन आएगी, आधे वायर की जो टेंशन आएगी, उससे ऊपर जितनी ज्यादा होगी उससे नीचे उतनी कम होगी। मिड में जो आएगी टेंशन m/2, उससे ऊपर ज्यादा होगी तो नीचे कम होगी। तो पूरे में इलोंगेशन आप m/2 मान के कर दो, पूरे में इलोंगेशन आप m/2 मान के कर दो, यस सर। पूरे वायर में इलोंगेशन आप m/2 मान के कर दो, यस सर, यस सर। तो मजा आ गया, मजा आ गया, ओके। तो ये देखो, ये आ जाएगा इलोंगेशन, जैसे f बराबर kx होता है ना, यस सर। तो यहां से x इलोंगेशन आ जाएगा fr/k, और एफ आर कितना आ जाएगा mg बाई 2 m/2g अपॉन एरिया ए अपॉन वाई, कर लेंगे सर, ठीक है, ये आ जाएगा, यस सर, यस सर। तो बच्चों पूरे वायर में m/2 की टेंशन मान लो, और जब भी इलोंगेशन निकालना हो f बराबर kx यूज कर लो, यस सर। ये तो यहां से x बराबर आ जाएगा fr/k, और fr/k की वैल्यू लिख देना YA/L। अब यहां पे बच्चों इसमें देखो हियर fr, याद है इक्विलिब्रियम पे अंदर वाला फोर्स mg/2 के बराबर होगा, mg/2 एट इक्विलिब्रियम fr बराबर fd, यस सर। और यहां पे fd m/2, यस सर। तो यहां पे रख दो, यस सर। तो यहां से आ जाएगा इलोंगेशन x बराबर mg/L/2y, यस सर। तो मजा आ गया, मजा आ गया सर। तो बच्चों ये अपना प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड कंप्लीट हुआ, यस सर, ओके, धन्यवाद, थैंक यू। अब कुछ क्वेश्चन में पूरी स्लाइड भेज रहा हूं, आप उठा के PYQ कर दो, गारंटी ले रहा हूं 100% हो जाएंगे। सब पढ़ा दिया, कुछ भी नहीं छोड़ा, ओके, बेस्ट ऑफ लक।